अंगमुतियानंग सेक्शन ई का सीजन 2 वहीं से शुरू होता है जहां सीजन 1 खत्म हुआ था। न्यू ईयर ईव की वही रात जब जी और केफीर एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और उन्होंने एक दूसरे को किस भी किया था। अब नए साल की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और आज से नया सेमेस्टर शुरू हो रहा है, लेकिन जी के दिमाग से वो किस निकल ही नहीं रही। वो बार बार उसी पल के बारे में सोचने लगती है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि उसे यूरी पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो पहले से ही उससे सगाई कर चुकी है। दोनों के परिवार इस रिश्ते से खुश हैं और सच कहें तो यूरी उसे बहुत प्यार करता है। वो उसका ख्याल रखता है, उसकी चिंता करता है, उसे ऐसे संभालता है जैसे उसकी दुनिया वही हो। जी सोचती है कि सिर्फ एक साल में कितनी सारी चीजें बदल गई। सेक्शन ई के वो लड़के जो कभी उससे नफरत करते थे, आज वही लोग उसका छोटा सा परिवार बन चुके हैं। कुछ छोटे भाइयों जैसे हैं, कुछ बड़े भाइयों जैसे, कुछ दोस्त और कुछ तो उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए हैं। इसी क्लास में उसने पहली बार सच्चा प्यार महसूस किया था और अब उसे यहीं उसका मंगेतर भी मिल गया है। जी इन्हीं सब ख्यालों में खोई होती है, तभी उसकी आंटी कमरे में आती है और बताती है कि यूरी उसे स्कूल लेने आ चुका है। जी तैयार होती है और यूरी के पास जाती है, लेकिन उसका भाई नहीं चाहता कि वो यूरी के साथ जाए। फिर भी जी और यूरी किसी की बात नहीं सुनते और दोनों साथ स्कूल के लिए निकल जाते हैं। स्कूल की बिल्डिंग में जाने से पहले जी सोचती है कि उसे न्यू ईयर वाली रात केफिर के साथ हुए उस किस के बारे में यूरी को बता देना चाहिए, लेकिन यूरी केफिर का नाम तक सुनना नहीं चाहता। यूरी के लिए बस एक ही बात मायने रखती है, वो कभी जी का साथ नहीं छोड़ेगा। वो इंतजार करेगा उनकी शादी के दिन तक, उस दिन तक जब जी उसे भी उतना ही प्यार करेगी जितना वो उसे करता है। यूरी जी से कहता है कि उनकी सगाई को क्लास के सामने सीक्रेट ही रखा जाए, वरना सबको केफिर के लिए बुरा लगेगा और क्लास में झगड़े भी हो सकते हैं। जी मान जाती है। वो अपनी सगाई की अंगूठी उतारकर एक चेन में पहन लेती है और उसे अपनी शर्ट के अंदर छुपा लेती है। यूरी हल्के से मुस्कुराता है और जी के माथे पर प्यार से किस करता है। जी अकेली क्लास की तरफ बढ़ रही होती है, तभी अचानक केफिर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो फिर से उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जी उसे धक्का दे देती है। केफिर उसकी आंखों में देखकर कहता है, चाहे तुम किसी और से सगाई कर लो, तुम मेरी हो, सिर्फ मुझ पर तुम्हारा हक है। जी के पास जवाब देने के लिए शब्द ही नहीं होते और इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, दोनों फिर से किस कर बैठते हैं। लेकिन तभी जी को यूरी की बातें याद आती हैं कि वो उसकी मोहब्बत के लिए शादी के दिन तक इंतजार करेगा। ये सोचते ही जी का दिल कांप उठता है। वो केफिर के होंठ काट लेती है, उसे लात मारती है और भागकर क्लास की तरफ चली जाती है। केफिर गुस्से से भर जाता है, उसके होंठ से खून निकल रहा होता है। उधर जी क्लास में पहुंचती है और अपने सेक्शन ई के दोस्तों से छुट्टियों की बातें करने लगती है। कुछ ही देर में केफिर भी क्लास में आता है और सब उसकी टूटी हुई खून से सनी हुई होंठों को देखकर चौंक जाते हैं। लड़के उसे छेड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि जी भी मजाक में शामिल हो जाती है। तभी टीचर आ जाते हैं, सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और किस्मत से जी की सीट ठीक यूरी और केफिर के बीच में होती है। टीचर आने वाले पोस्ट फाइनल एग्जाम्स के बारे में समझाने लगते हैं और बताते हैं कि अगर ये एग्जाम पास नहीं हुए तो फाइनल एग्जाम देने की इजाजत भी नहीं मिलेगी। ये सुनकर जी घबरा जाती है, लेकिन यूरी उसे शांत करते हुए कहता है कि वो टेंशन न ले, वो उसे पढ़ाई में मदद करेगा। यूरी की ये बात सुनकर जी को थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जी और यूरी को साथ बात करते देख केफिर के दिल में जलन भर जाती है। लंच टाइम में केफिर सीधा जी के पास आता है और उसके बगल में बैठ जाता है। जी उठकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन केफिर उसे रोक लेता है। वो धमकी देता है कि अगर जी उसके साथ नहीं बैठेगी तो वो सबको न्यू ईयर ईव वाली किसके बारे में बता देगा। जी के पास कोई रास्ता नहीं बचता और मजबूर होकर उसे वहीं बैठना पड़ता है। ये देखकर यूरी भी आकर जी की दूसरी तरफ बैठ जाता है, लेकिन पूरे समय केफिर उसके कान में बार बार फुसफुसाता रहता है, तुम मेरे दिमाग में हो, सिर्फ मेरे। बार बार सुनकर आखिरकार जी का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में अपना खाना उठाती है और सबको सख्ती से कहती है कि कोई उसका पीछा न करे। यूरी तुरंत समझ जाता है कि केफिर ने ही कुछ कहा होगा, खासतौर पर जब वो उसे खुद से मुस्कुराते हुए देखता है, लेकिन वो उससे भिड़ता नहीं। आज नहीं। जी शांति से खाने के लिए टेरेस पर चली जाती है और वहां से साई को कॉल करती है जो आज क्लास नहीं आया था। टेरेस पर ही उसे एड्रेस अकेला बैठा दिखता है, अपने प्यार की जिंदगी को लेकर परेशान। उसे दूसरी सेक्शन की एक लड़की फ्रेया पसंद है, लेकिन वो कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया उसे अपने दिल की बात बताने की। जी उसे दिलासा देती है और मजाक में कहती है, तुम तो किस्मत वाले हो, कम से कम तुम मेरी तरह दो लोगों के बीच नहीं फंसे हो, तुम्हें सिर्फ एक को संभालना है। स्कूल के बाद जब जी घर पहुंचती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि ऐसे ही पहले से ही वहां बैठा है और उसकी आंटी से बातें कर रहा है। जी गुस्से में होती है क्योंकि वो पूरे दिन उसे कॉल करती रही थी और उसने एक भी कॉल नहीं उठाई। तब साई उसे बताता है कि उसका अपने भाई से झगड़ा हो गया था और उसके भाई ने उसे कमरे में बंद कर दिया था, इसी वजह से वो स्कूल नहीं आ पाया। इसी तरह वो वहां से निकल पाया और सीधे जी के घर आ गया। वो ये भी बताता है कि वो कुछ दिन यहीं रहेगा, एंजेलो ने उसे इजाजत दे दी है। ये सुनकर जी का गुस्सा शांत हो जाता है और वो साई को रहने देती है, लेकिन साई को जी को परेशान करना बहुत पसंद था। हर सुबह वो जोर जोर से गाना गाकर उसे जगाता, केफिर को बता देता कि जी कैसे सोई थी और बिना रुके उसे चिढ़ाता रहता। हर सुबह एक ही बात होती, केफिर और यूरी दोनों एक ही समय पर जी को मैसेज करते, लेकिन सच्चाई ये थी कि जिस मैसेज से जी सबसे ज्यादा खुश होती थी वो हमेशा केफिर का होता था। उधर जी के कजिन एरिस ने एसएआई को बता दिया था कि जी सेक्शन ई छोड़ने वाली है, जबकि जी ने एरिस को पहले ही मना किया था कि वो ये बात किसी को न बताए, लेकिन एसएआई और बाकी लड़कों को ये नहीं पता था। जैसे एसआई ने ये बात केफिर और सेक्शन ई के लड़कों को बताई, सब घबरा गए। केफिर इतना गुस्से में आ गया कि वो एरिस को मारने ही वाला था। जी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो हिल भी नहीं पाई क्योंकि सेक्शन ई के लड़के सचमुच उसके पैरों से लिपट गए थे और उसे क्लास न छोड़ने की भीख मांग रहे थे। तभी यूरी सही समय पर वहां पहुंच जाता है। जी जल्दी जल्दी उसे सारी बात समझाती है और फिर सब केफिर को रोकने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं केफिर और एरिस के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। यूरी किसी तरह एरिस को अलग करता है, उसे इतना मारकर कि लड़ाई रुक जाए। वहीं सबके सामने केफिर जी पर चिल्लाता है और उससे उसका फैसला मांगता है। जी पहले ही एरिस से ये बात कह चुकी थी, लेकिन अब वो सबके सामने कहती है कि चाहे एरिस उसे उनके पिता का नंबर न दे, चाहे वो उसे उनसे मिलने से रोके, वो फिर भी सेक्शन ई नहीं छोड़ेगी, वो अपने पिता को खुद ढूंढेगी। ये सुनकर सेक्शन ई के सारे लड़के खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन इस सारे हंगामे के बीच फ्रेया की नजरों में एड्रेस की छवि और भी बिगड़ जाती है। अब उसे लगता है कि वो बस एक झगड़ालू हिंसक लड़का है जो हर वक्त लड़ाई में फंसा रहता है। बाद में जी अकेले में केफिर से टेरेस पर मिलती है और उसके जख्मों पर बर्फ लगाती है। इलाज करते हुए केफिर अपने दिल की बात कह देता है। वो कहता है कि वो सिर्फ जी से प्यार करता है। ये सुनते ही जी को न्यू ईयर की वो रात याद आ जाती है और वो सारे सपने भी जो वो तब से देख रही थी। सपनों में वो खुद को देखती थी जहाँ यूरी उसे और केफिर को किस करते हुए देख रहा होता था और वो उससे कह रहा होता था कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा, कि वो उसके प्यार के लिए लड़ता रहेगा। उस डरावने सपने से जी हड़बड़ा कर उठ जाती है। तब तक ऐसे ही स्कूल के लिए निकल चुका होता है। जी लेट हो रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर भागती है। रास्ते
रास्ते में उसकी मुलाकात रोरी से होती है। वो घबराया हुआ होता है और जी से कहता है कि वो केफिर को कॉल करे क्योंकि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि जी केफिर का नंबर डायल कर पाती, राम और उसके दोस्त उन पर हमला कर देते हैं। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि राम चाकू निकालकर रोरी को घोंप देता है। उधर स्कूल में सब परेशान होते जा रहे होते हैं क्योंकि जी और रोरी अभी तक नहीं पहुंचे थे। खासतौर पर यूरी और केफिर बहुत बेचैन होते हैं। तब एड्रेस अपने फोन में जी की लोकेशन दिखाता है। लोकेशन देखकर लगता है कि वो किसी अस्पताल की है। सब तुरंत वहां पहुंचते हैं, लेकिन जी की जगह उन्हें रोरी बेहद नाजुक हालत में मिलता है। रोरी उन्हें सब कुछ बता देता है कि खून देखकर जी घबरा गई थी और अगर डेविड सही समय पर नहीं आया होता तो वो अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाते। ये सुनते ही केफिर डेविड पर भड़क जाता है और उसे कहता है कि हीरो बनने की कोशिश बंद करे और अगली बार सीधे उसे कॉल करे। इसके बाद केफिर अस्पताल के अंदर जी को ढूंढने लगता है। उधर डेविड किसी से फोन पर छुपकर बात करता हुआ दिखता है और उसे जी की हालत के बारे में अपडेट दे रहा होता है। अस्पताल के किसी कोने में केफिर को आखिरकार जी मिल जाती है। वो अकेली बैठी होती है, अपनी खून से सनी शर्ट को घूरते हुए, और फूट फूट कर रो रही होती है। केफिर तुरंत उसके पास जाता है, उसे गले लगा लेता है और उसे दिलासा देता है। जी के लिए बस इतना ही काफी होता है, केफिर का उसके पास होना। उसे लगता है जैसे उसकी सारी परेशानियां एक पल में गायब हो गई। केफिर उसे गोद में उठाकर घर ले जाने वाला ही होता है। तभी उनकी नजर यूरी से टकरा जाती है। उन्हें इतनी करीब देखकर यूरी बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो सीधा जी की तरफ देखता है और एक बार फिर कहता है कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा, कि उसका प्यार कभी कम नहीं होगा। ये सुनते ही केफिर आगे बढ़ता है और यूरी को खुली चुनौती दे देता है और बस वहीं से जी के लिए यूरी और केफिर के बीच जंग शुरू हो जाती है। फिर उसे दिन के बाद सेक्शन ई के सारे लड़के जी को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि अगर कभी फिर से कोई उस पर हमला करे तो वो खुद को बचा सके। ट्रेनिंग के दौरान यूरी और केफिर के बीच एक खामोश मुकाबला चल रहा होता है। दोनों ये साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कौन जी को बेहतर सेल्फ डिफेंस सिखा सकता है। उन्हें देखते हुए जी के मन में ख्याल आता है कि शायद वो अकेले ही खुद को ज्यादा अच्छे से बचा ले, बजाय इनकी ट्रेनिंग लेने के। एक समय पर केफिर जी को अपनी कंघी देता है और कहता है कि इसे चाकू समझकर उस पर हमला करे। केफिर के मुताबिक जी को दुश्मन की कमजोरी का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे पहले वार करना चाहिए, सीधे और बिना हिचक। एंड सारे लड़के जी के लिए चीयर करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही जी केफिर पर हमला करती है, वो अचानक उसे पीछे से काफी रोमांटिक अंदाज में पकड़ लेता है। ये देखकर बाकी लड़के उन्हें चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन यूरी को ये सब देखकर बेहद जलन और गुस्सा आता है। जी तुरंत खुद को केफिर की पकड़ से छुड़ाती है, उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठा देती है और उसके हाथ पीछे की तरफ लॉक कर देती है। सब जी की सेल्फ डिफेंस स्किल्स देखकर हैरान रह जाते हैं। लड़के तालियां बजाते हैं, लेकिन जब जी यूरी के चेहरे पर गुस्सा देखती है तो वो तुरंत समझ जाती है कि उसे केफिर के इतने करीब देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं है। वो सोचने लगती है कि असल में किसकी ट्रेनिंग बेहतर है, केफिर की या यूरी की। थोड़ी देर बाद यूरी खुद जी को मैसेज करता है और पूछता है कि वो कहाँ है। जी को खुद पर गुस्सा आता है कि उसने पहले यूरी का गुस्सा नोटिस नहीं किया और फिर से खुद को केफिर के इतना करीब जाने दिया। साई उसे खोए हुए ख्यालों में देखकर पूछता है कि क्या बात उसे परेशान कर रही है। जी जवाब देती है कि सबकी बेकार सेल्फ डिफेंस तकनीकें देखकर उसे एहसास हुआ कि उसकी स्किल्स उनसे कहीं बेहतर है। सई उसे समझाता है कि फिर भी उसे सही ट्रेनिंग लेना जरूरी है, वरना किसी पर हमला करते वक्त वो खुद को ही चोट पहुंचा सकती है। बातों बातों में जी एसआई से एला के बारे में पूछती है। वो जानना चाहती है कि उनके बीच क्या हुआ और उन्होंने बात करना क्यों बंद कर दिया। सिन बताता है कि एला ने किसी बात को लेकर उसे गलत समझ लिया था। जब एक क्लासमेट ने उस पर हाथ उठाया था तो एला ने उसका साथ नहीं दिया, और जब उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा तो एला ने भी मान लिया कि वो चोर है। ये सब तब हुआ था जब आल्डा और उसके बॉयफ्रेंड ने साई पर बैग से पैसे चुराने का आरोप लगाया था। साई के मुताबिक उस वक्त एला ने उन्हीं का साथ दिया था। केफिर को किसी तरह ये सब पता चल गया था, लेकिन उस समय वो एला से प्यार करता था, इसलिए उसने कभी उससे सवाल नहीं किया। ये सब सुनकर जी को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि उसी समय केफिर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसके दिल में आज भी एला के लिए कुछ बचा हुआ है? बाद में क्लास में जी कुछ स्टूडेंट्स के साथ मजाकिया बहस कर रही होती है। तभी अचानक केफिर अंदर आता है, सबको चुप करा देता है और जी का हाथ पकड़कर पूरी क्लास के सामने उसे किस कर लेता है। पूरी क्लास में हलचल मच जाती है, सब स्टूडेंट्स उन्हें छेड़ने लगते हैं। उधर ये सब देखते हुए यूरी गुस्से से अंदर ही अंदर जल रहा होता है। जी समझ जाती है कि यूरी बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसे शांत करने के लिए वो क्लास में ही कागज पर मैसेज लिखकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन टीचर ये देख लेते हैं और नाराज होकर जी को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। जी जाकर अकेले स्टोर रूम में बैठ जाती है। कुछ देर बाद यूरी वहां आता है। वो जी से कहता है कि उसे किसी और लड़के के साथ देखकर उसे बहुत ज्यादा जलन होती है। आखिरकार वो उसकी मंगेतर है। वो याद दिलाता है कि सगाई के लिए जी खुद राजी हुई थी, तो फिर वो बार बार केफिर के करीब क्यों जाती है और उसकी भावनाओं को क्यों चोट पहुंचाती है। यूरी कहता है कि वो जी से बहुत गहरा प्यार करता है और अगर कभी उसकी जलन काबू से बाहर हो गई तो उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। यूरी की ये बातें जी को डरा देती हैं, फिर भी उसे शांत करने के लिए वो उसे गले लगा लेती है। यूरी उसके गाल पर किस करता है और वहां से चला जाता है। जब जी वापस क्लास की तरफ जा रही होती है तभी अचानक केफिर कहीं से सामने आ जाता है और उसे जोर से पकड़ लेता है। वो गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है, पूछता है कि वो कहाँ चली गई थी। उसे चेतावनी देता है कि उसे याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ उसी की है और ये भी कि उससे बिना बताए कहीं गायब होने की हिम्मत न करे। वो यहाँ तक कह देता है कि अगर यूरी ने कभी फिर से उसे किस किया तो उसके लिए हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। केफिर के इस भयानक गुस्से से जी बुरी तरह डर जाती है और वहीं जमीन पर बैठ जाती है। केफिर और यूरी दोनों का गुस्सा उसके लिए अब सहन से बाहर होता जा रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो दो लोगों के बीच इस तरह फंस जाएगी। उस रात घर पर ऐसा ही देखता है कि जी बहुत परेशान लग रही है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। जी ज्यादा कुछ नहीं बताती, वो बस ये पूछती है कि जब केफिर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो क्या करता है। साई उसे बताता है कि एक बार गुस्से में केफिर ने यूरी के चेहरे पर बार बार मुक्के मारे थे और यूरी ने पलटकर एक भी वार नहीं किया था, क्योंकि वो थोड़ा डरपोक है। ये सुनकर जी और भी ज्यादा डर जाती है। उसका ध्यान भटकाने के लिए साई उसे अपना लैपटॉप देता है और कहता है कि वो मूवी देखे, तब तक वो नहाने जा रहा है। लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए जी को गलती से एक छुपा हुआ फोल्डर मिल जाता है। उसके अंदर एक वीडियो होता है। जब वो वीडियो चलाती है तो वो देखती है कि सेक्शन ई के लड़के को बुरी तरह पीट रहे हैं। वीडियो उसने रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन को बिना वजह नहीं मारा गया था। कभी किको ने जी को प्रपोज किया था। जब जी ने उसे ठुकरा दिया तो को ने राम और उसके गैंग को जी और रोरी पर हमला करने का आदेश दिया था, ताकि कोई दोबारा उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत न करे। लेकिन जब जी ने को इतनी बुरी हालत में पिटते हुए देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब ऐसे ही बाथरूम से बाहर आया और उसने जी को वो वीडियो देखते हुए देखा तो वो तुरंत समझ गया कि अब उसे समझाना लगभग नामुमकिन होगा, और वही हुआ भी। जी के हिसाब से चाहे को की गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे इस तरह बेरहमी से पीटना बिल्कुल गलत था। साई ने उसे समझाने
समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जी का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ता गया। शांत होने के बजाय उसने जिद की कि उसे बताया जाए कि को कहाँ है, और वो खुद उससे मिलने चली गई। उस वक्त को अस्पताल में था, उसकी हालत बेहद नाजुक थी। सेक्शन ई के लड़कों ने उसे बेरहमी से पीटा था और उसे उस हालत में देखकर जी को अंदर से बहुत गिल्ट महसूस हुआ। जब को ने जी को देखा तो वो डर गया। उसे लगा कि कहीं केफिर या यूरी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाए। जी ने उसे भरोसा दिलाया कि किसी को नहीं पता कि वो वहां आई है और वो उसकी हालत के लिए खुद को बहुत दोषी मान रही है। आखिरकार उसे इस हाल में पहुंचाने वाले उसके दोस्त ही थे, लेकिन को ने कहा कि वो इस सजा का हकदार था। उसने माना कि जब जी ने उसका प्रपोजल ठुकराया था तब गुस्से में आकर उस पर हमला करवाना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। उसने जी से माफी मांगी। ये सुनकर जी ने उसे माफ कर दिया। वैसे भी उसकी हालत इससे बदतर और क्या हो सकती थी। उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। फ्रेया ने उससे ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि उसे एक डिसेबल बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए था। को कम से कम 8 महीने लगने वाले थे ठीक होने में, और उसके बाद भी महीनों की फिजिकल थेरेपी। सबसे ज्यादा दर्द उसे ब्रेकअप से हुआ था। को के मुताबिक फ्रेया के पहले बॉयफ्रेंड की मौत के बाद वो बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गई थी। उसकी मौत के बाद फ्रेया ज्यादातर समय केफिर, यूरी और आयरिस के साथ ही रहती थी, इसलिए वो लोग सबसे बेहतर जानते थे कि वो कितनी बदल चुकी थी। ये सब जी को अजीब लगा, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। केफिर उसे बार बार कॉल कर रहा था। जी जल्दी से स्कूल के लिए निकल गई। जब केफिर ने उसे इतनी देर से आते देखा तो वो उस पर चिल्लाने लगा, पूछने लगा कि वो कहाँ थी और उसने कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। जी ने को से मिलने की सच्चाई नहीं बताई, सिर्फ ऐसे ही सब जानता था और उसने पहले ही जी को किसी को न बताने की चेतावनी दे दी थी। पूरा दिन जी के दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा, फ्रेया की दोस्ती केफिर, यूरी और आयरिस से कैसे हुई, और अब एड्रेस भी उससे प्यार करने लगा था। लंच में जी ने ऐसे ही से इस बारे में पूछने का सोचा, लेकिन ऐसा ही जोर जोर से को के बारे में बात करने लगा। पास ही केफिर बैठा था और जी घबरा गई। डर था कि कहीं केफिर सुन न ले कि वो को उसे मिलने गई थी। उसने झट से ऐसे ही का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए प्लेग्राउंड की तरफ ले गई। वहां उनकी मुलाकात जोश से हुई, जो एक आवारा बिल्ली को खाना खिला रहा था। साई बिल्ली के साथ खेलने लगा और जॉश ने जी से फेस्टिवल वाले हादसे के बारे में बात की। उस दिन सीढ़ियों के पास सबकी नजरों से छुपकर मेयो और किट एक दूसरे को किस कर रहे थे और जी ने ये सब देख लिया था। जॉश ने हाथ जोड़कर जी से गुजारिश की कि वो ये बात केफिर या कॉलेज में किसी और को न बताए। उसे डर था कि उनका गे होना सामने आ गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। वो उसके दोस्त थे और वो बस चाहता था कि वो खुश रहें। जी ने वादा किया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। उसी दौरान बिल्ली ने अचानक एसआई को काट लिया। जी उसे लंच रूम ले गई और उसके जख्म पर दवा लगाने लगी। यूरी ने जब एसआई को जी के इतना करीब देखा तो उसे तुरंत जलन महसूस हुई। भले ही एसआई उसके लिए भाई जैसा था, फिर भी यूरी ने एसआई को चेतावनी दी कि वो अपनी हद में रहे और जी से दूर रहे। जी समझ नहीं पा रही थी कि यूरी छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा पॉजिटिव क्यों हो गया है। ऊपर से केफे भी हर वक्त उसे घूरता रहता था। उसे घुटन महसूस होने लगी। बाकियों को उसकी यूरी से एंगेजमेंट के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसका व्यवहार सबको अजीब लग रहा था। सवालों से बचने के लिए जी ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और वहां से निकल गई। टेरेस पर उसकी मुलाकात किट से हुई, जो मेयो से बहस कर रहा था। जब जी ने पूछा कि क्या हुआ तो किट ने बताया कि उसके परिवार ने उसे मेयो और परिवार में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर कर दिया है। उस दबाव की वजह से वो अपने परिवार के लिए अपनी सेक्सुअलिटी ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जी ने उसे समझाया कि ये होना बिल्कुल भी गलत नहीं है और उसे खुद पर गर्व करना चाहिए। मजाक मजाक में किट ने जी का हाथ पकड़ लिया और उसका चेहरा करीब लाकर देखने लगा, ये जानने के लिए कि क्या उसे किसी लड़की के पास आकर अजीब लगता है, क्योंकि मयो के साथ उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। उसी पल मयो ने उन्हें देख लिया और पूरा मामला गलत समझ बैठा। उसे लगा कि किट उसे छोड़कर जी के पास जा रहा है। जी और किट ने चाहे जितना भी समझाने की कोशिश की, मयो मानने को तैयार नहीं था। वो जी को लगातार अपमानित करता रहा, उस पर आरोप लगाने लगा कि वो केफिर और यूरी के जज्बातों से खेल रही है और अब उसका बॉयफ्रेंड भी छीनना चाहती है। ये सुनते ही किट अपना आपा खो बैठा और उसने मेयो को घूंसा मार दिया। जी भी उतनी ही गुस्से में थी। उसने चिल्लाकर कहा कि उसके और किट के बीच कुछ भी गलत नहीं है, वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और किट उसे किस नहीं कर रहा था। तभी एड्रेस वहां पहुंच गया और झगड़े की वजह समझ गया, लेकिन मेयो का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो लगातार जी के चरित्र पर सवाल उठा रहा था। अब जी और सहन नहीं कर पाई। उसने भी गुस्से में आकर मेयो के चेहरे पर मुक्का मार दिया। तभी जाकर मेयो को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने जी से माफी मांगी और माना कि बिना पूरी सच्चाई जाने उसे जज नहीं करना चाहिए था। जी ने दिल में कोई बैर नहीं रखा और उसे माफीश कर दिया। एड्रेस को उदास देखकर जी ने पूछा कि क्या हुआ। एड्रेस ने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर फ्रेया को उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ देखा था और यही बात उसके दिल को तोड़ रही थी। जी के पास उसे दिलासा देने के लिए कोई सही शब्द नहीं थे। मेयो और एड्रेस दोनों एक बात पर सहमत थे, जी की लव लाइफ बहुत ज्यादा उलझ चुकी थी। यूरी और केफिर दोनों ही उससे पागलों की तरह प्यार करते थे, लेकिन खुद जी ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज थी। मेयो ने सलाह दी कि उसे यूरी को चुनना चाहिए क्योंकि उसके हिसाब से यूरी दिल का साफ था, जबकि लड़कियों के मामले में केफिर काफी स्वार्थी था। उसने ये भी बताया कि पहले एला भी लगभग यूरी को चुनने वाली थी। यूरी को एला पसंद थी, लेकिन केफिर उसे उससे छीन ले गया। उसी समय के आसपास जी को जॉश की गर्लफ्रेंड की मौत के बारे में भी पता चला। उस हादसे के बाद जॉश बहुत ज्यादा चुप और गुमसुम रहने लगा था। ये सारी सच्चाइयां जी के दिल और दिमाग को हिला देने वाली थी। तभी यूरी और केफिर उसके सामने आ खड़े हुए। उन्हें देखते हुए जी को एहसास हुआ कि चाहे वो कितनी भी सेल्फ डिफेंस सीख ले, इनमें से किसी एक को चुनना दूसरे को चोट पहुंचाए बिना मुमकिन नहीं है। उसका मन सवालों से भरा हुआ था, केफिर और यूरी को लेकर। वो खुद से बार बार पूछ रही थी कि उसे किसे चुनना चाहिए और असल में उसके दिल में है कौन। वो इतनी उलझी हुई थी कि क्लास में टीचर के सवालों का जवाब तक नहीं दे पाई। उसका शरीर वहां था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और भटक रहा था। क्लास खत्म होते ही केफिर उसके पास आया और उससे डेट पर चलने के लिए पूछा। उसी वक्त यूरी ने उसका बैग उठाने और उसे घर तक छोड़ने की पेशकश की। जी अभी किसी के बीच फंसना नहीं चाहती थी। उसने तय किया कि कुछ दिनों तक दोनों को नजरअंदाज करना ही सबसे बेहतर रहेगा। बिना किसी को जवाब दिए वो वहां से चली गई। पीछे केफिर और यूरी एक दूसरे को उलझन भरी नजरों से देखते रह गए। शाम को घर पर जी ने एसआई को खूब डांटा। उसने उसका कमरा पूरी तरह बिगाड़ दिया था और ऊपर से अपनी पसंद के हिसाब से सजाना भी शुरू कर दिया था, जैसे वो जगह धीरे धीरे उसकी अपनी बनती जा रही हो। लेकिन जी की डांट का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने आराम से उससे यागारिनो लाने को कह दिया। जी ने पहले मना कर दिया, इतनी रात को कौन बाहर जाता है यागारिनो लेने, लेकिन एसआई के जिद करने पर उसने आखिरकार वादा कर लिया। घर से निकलने ही वाली थी कि उसी वक्त यूरी और केफिर दोनों के मैसेज एक साथ आ गए। दोनों ही अगले दिन के प्लान के बारे में पूछ रहे थे। जी हैरान रह गई कि ये दोनों हमेशा एक ही समय पर उसे मैसेज कैसे कर लेते हैं। उसने
उसने दोनों को इग्नोर किया और बाहर निकल गई। यागरिनो की दुकान पर उसकी मुलाकात डेविड से हुई। डेविड ने अपने पैसों से उसे यागरिनो खिलाया। वहीं केफिर लगातार उसे मैसेज कर रहा था कि वो कहाँ है, लेकिन जी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर डेविड को लगा कि शायद जी और केफिर रिलेशनशिप में है। जी ने तुरंत गलतफहमी साफ की और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी डेविड की नजर जी की नेकलेस पर पड़ी जिसमें एक रिंग लटकी हुई थी। यूरी की दी हुई एंगेजमेंट रिंग। जी ने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई। उसने झूठ बोल दिया कि रिंग किसी ने गिफ्ट की थी। उसी पल उसे याद आया कि वही नेकलेस उसे पिछले क्रिसमस पर किसी सीक्रेट सांता ने दिया था और आज तक उसे नहीं पता कि वो कौन था। डेविड ने तब बताया कि यह नेकलेस पोसाइडन के बच्चे की तरफ से था, एक लड़का जिसे वो जानता है। ये सुनते ही जी को पर्सी की याद आ गई। वही लड़का जो सालों पहले हुए एक्सीडेंट में केफिर, यूरी और आयरिस के साथ था। सालों तक सबको यही लगता रहा कि पर्सी उस हादसे में मर गया था, लेकिन असल में उसकी मां उसे चुपचाप अमेरिका ले गई थी जहां उसका इलाज चल रहा था। जी ने तुरंत जिद की कि डेविड उसकी पर्सी से बात करवाए। डेविड ने जी की फोटो लेकर पर्सी को भेज दी। कुछ देर बाद पर्सी का जवाब आया। उसने लिखा कि अगर जी ने अपनी नेकलेस से वो रिंग नहीं हटाई तो वो वापस आकर यूरी को मार देगा। वो मैसेज जी को पूरी रात सोने नहीं देता। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, पर्सी यूरी से इतनी नफरत क्यों करता है, खासकर तब जब पर्सी खुद ही इतने समय से यूरी के मैसेज इग्नोर करता आ रहा था। जब एसआई उससे पूछता है कि उसे क्या परेशान कर रहा है तो जी सब कुछ साफ साफ नहीं बताती। वो बस इतना कहती है कि जिसे वो मैसेज करती है पर्सी वो कभी जवाब नहीं देता और जिन्हें वो इग्नोर करना चाहती है केफिर और यूरी वो बिना रुके मैसेज करते रहते हैं। इतना कहते ही केफिर का कॉल आ जाता है और वो पूछता है कि क्या वो ग्रोसरी शॉपिंग जा रही है। जी हाँ कह देती है। दरअसल उनकी क्लास को स्कूल की कैंटीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए सेक्शन ई के स्टूडेंट्स हर महीने अपने अपने पैसे मिलाकर ग्रोसरी खरीदते थे और स्कूल में ही लंच बनाते थे। आज जी के साथ ग्रोसरी लेने एसआई जाने वाला था, लेकिन उसे कहीं और जरूरी काम पड़ गया, इसलिए उसने मना कर दिया। आखिरकार जी अपने सेक्शन ई के 2 क्लासमेट्स के साथ घर से निकल गई। घर के बाहर उसने कुछ संदिग्ध लड़कों को इधर उधर खड़े देखा, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज किया और दोस्तों के साथ चली गई। शॉपिंग करते हुए जी के मन में यही चल रहा था कि खुद को बिजी रखना अच्छा है, कम से कम इस तरह उसे यूरी या केफिर के बारे में सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन मॉल के अंदर हर तरफ केफिर और यूरी की मॉडलिंग फोटोज लगी हुई थी। वो चाहकर भी उन्हें पूरी तरह इग्नोर नहीं कर पा रही थी और तभी केफिर खुद उसके सामने आ गया। जी के हाथ में चॉकलेट देखकर उसने मुस्कुराते हुए छेड़ते हुए कहा कि आजकल उसे मीठा खाने की क्रेविंग नहीं होती, अब उसे उससे भी ज्यादा मीठी चीज चाहिए। उसके होंठ ये सुनते ही जी शर्मा गई। केफिर ने पूछा कि वो उसके मैसेजेस को इग्नोर क्यों कर रही है, लेकिन जी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर केफिर ने उसका हाथ पकड़ लिया और शॉपिंग कार्ट के साथ ही खड़ा हो गया। जी ने उसे हाथ छोड़ने को कहा, लेकिन वो नहीं माना। मजबूरी में जी को उसके साथ ही शॉपिंग पूरी करनी पड़ी। शॉपिंग खत्म होने के बाद केफिर ने जी से कहा कि वो बाहर उसका इंतजार करे। उसने बताया कि उसे उसके डैड के बारे में कुछ जानकारी मिली है। जब जी अपने दोस्तों के साथ मॉल से बाहर निकली तो उसने साई को भी वहीं देखा। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर था। उसे चिढ़ाने के लिए सबने चुपके से उसकी फोटो खींच ली। इसके बाद जी ने अपने दोस्तों को घर भेज दिया और खुद केफिर के साथ उसके घर चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि केफिर के पास हफ्ते के हर दिन के लिए अलग अलग कारें थी। मजाक में जी ने कहा कि वो उसे भी एक कार दे दे। इस पर केफिर ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ कार क्यों, शादी के बाद ये पूरा घर और जो कुछ भी मेरा है सब तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, चाहे अभी किसी और के साथ ही क्यों ना हो। ये सुनते ही जी का गुस्सा भड़क उठा। उसने साफ शब्दों में कहा कि वो कोई बेजान चीज नहीं है जिस पर कोई अपना हक जता सके। केफिर उसके बहुत करीब आ गया और धीमी आवाज में बोला, ठीक है तो आज से मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। वो उसे किस करने ही वाला था कि जी ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और घर के अंदर चली गई। अंदर एड्रेस और सेक्शन ई के कुछ और लड़के बैठे हुए थे। जी और केफिर को साथ देखकर सब उन्हें छेड़ने लगे। फिर उन्होंने लैपटॉप खोला और जी को उसके पिता की एक फोटो दिखाई। उन्हें पता चला था कि उसके पिता एक बेहद ताकतवर बिजनेसमैन के बेटे हैं और इस वक्त न्यूयॉर्क में रहते हैं। उन्होंने जी के पिता की कुछ तस्वीरें पर्सी के साथ भी खोजी थी, लेकिन ये नहीं जान पाए कि दोनों एक साथ क्यों थे। इसके अलावा उन्हें और कोई जानकारी नहीं मिल पाई। फिर भी इतनी जानकारी भी जी के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसकी आंखों में खुशी झलक आई। उसने सबको, खासकर केफिर को, दिल से धन्यवाद कहा। केफिर ने उसे वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे उसके पिता से जरूर मिलवाएगा। घर लौटने के बाद जी अपने पिता के बारे में सोचकर भावुक हो गई। यादें और अनगिनत सवाल उसके मन में उमड़ने लगे और उसकी आंखें भर आईं। उसी वक्त सीआई कमरे में आया। जी ने पहली बार उससे अपने पिता के बारे में खुलकर बात की। साई ने ध्यान से उसकी बातें सुनी, उसे दिलासा दिया, कुछ मजाक किए और जानबूझकर उसे परेशान करता रहा जब तक उसका मन थोड़ा हल्का नहीं हो गया। फिर एसआई ने उसे कुछ अपार्टमेंट की तस्वीरें दिखाई। उसकी माँ और बहन चाहती थी कि वो अब अकेला रहे। आखिरकार वो और उसका भाई एक ही छत के नीचे रहते हुए हमेशा लड़ते रहते थे। कुछ ही दिनों में एसआई नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाला था। ये सुनकर जी सच में उसके लिए खुश हुई। हालांकि उसे चिढ़ाने के लिए उसने कहा कि कम से कम अब उसका कमरा उसकी वजह से गंदा तो नहीं रहेगा। जैसा हमेशा होता था, दोनों फिर से आपस में बहस करने लगे। बाद में जी ने डेविड को मैसेज किया और उससे कहा कि वो पर्सी तक एक मैसेज पहुंचा दे। जी ने अपने मैसेज में साफ लिखा कि अगर पर्सी यह साफ साफ नहीं बता सकता कि वो असल में किस तरह का इंसान है और उसके इरादे क्या हैं, तो बेहतर होगा कि वो उससे दूरी बनाए रखे। डेविड ने पर्सी को मैसेज भेजा और फिर उसे कॉल भी किया। पर्सी को जी की बातों पर गुस्सा नहीं आया, लेकिन डेविड अंदर से बहुत परेशान था। उसे डर था कि अगर कभी केफिर को पता चल गया कि वो अब भी पर्सी के संपर्क में है तो केफिर और यूरी दोनों उसे जी के आसपास भी नहीं भटकने देंगे। अगर पर्सी की गर्लफ्रेंड चियोन सॉ का न्यूयॉर्क में इलाज नहीं चल रहा होता तो डेविड कभी भी यह जिम्मेदारी नहीं लेता कि वो जी पर नजर रखे और उसकी हर छोटी बड़ी बात पर्सी को बताए। लेकिन यही उनके बीच की डील थी। पर्सी ने डेविड से वादा किया था कि जैसे ही चियोन सॉ ठीक हो जाएगी वो वापस उसके पास आ जाएगी। तब तक डेविड को यह पक्का करना था कि केफिर और यूरी दोनों जी से दूरी बनाए रखें और जी पर हर वक्त नजर रखी जाए। साथ ही पर्सी ने यह भी साफ कह दिया था कि डेविड खुद कभी जी से प्यार नहीं करेगा। लेकिन सच यही था कि जैसे ही जी का नाम आता डेविड के चेहरे के हाव भाव बदल जाते थे। साफ दिखता था कि उसके दिल में जी के लिए कुछ न कुछ जरूर था। इधर पर्सी की माँ उसके लिए लंच लेकर आती है। पर्सी उससे कहता है कि वो थाईलैंड वापस जाना चाहता है, लेकिन एक्सीडेंट की चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, इसलिए उसकी माँ मना कर देती है। उसी वक्त पर्किस के पिता कमरे में आते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि जी के पिता होते हैं। इसका मतलब ये था कि पर्सी और जी का पिता एक ही इंसान था। यही वजह थी कि जी ने उन तस्वीरों में पर्सी को अपने पिता के साथ देखा था। दूसरी तरफ अगली सुबह जी को यूरी का फोन आता है। वो उससे कहता है कि तैयार हो जाए और उसके साथ चर्च चले। थोड़ी देर बाद यूरी उसे लेने आ जाता है। क्योंकि जी उससे पहले ही सगाई कर चुकी
चुकी थी, इसलिए घर वाले उसे रोकते नहीं। उस सुबह केफिर ने भी जी को मैसेज किया था, लेकिन जी ने उसे इग्नोर कर दिया। चर्च में यूरी के पास खड़ी जी सोचती है कि वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती कि एक दिन यहीं वो यूरी से शादी करेगी, लेकिन दोनों परिवार यही चाहते थे। न जब सब इतने जोर से इस रिश्ते को चाहते हैं तो वो मना कैसे करे। वहाँ मौजूद कुछ लड़कियां इस बात से खुश नहीं थी कि इतना हैंडसम लड़का यूरी जी के साथ है। वो फुसफुसाकर कहती हैं कि जी उसे डिजर्व नहीं करती, कि वो सुंदर नहीं है। जी असहज हो जाती है। ये देखकर यूरी उसे धीरे से दिलासा देता है और कहता है कि उसकी नजर में जी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। फिर भी जी के मन में यही चलता रहता है कि उसकी तुलना अब भी एला की खूबसूरती से की जा रही है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर केफिर और यूरी दोनों उससे इतना प्यार क्यों करते हैं। चर्च के बाद यूरी उसे अपने घर ले जाता है और उसे कपकेक्स ऑफर करता है। पहले भी वो उसके लिए कपकेक्स लाता था और जी को वो हमेशा बहुत पसंद आते थे। फिर दोनों साथ बैठकर उसका फोटो एल्बम देखने लगते हैं। पुरानी तस्वीरें देखते हुए वो हंसते हैं, पुरानी यादों पर मजाक करते हैं। तभी उन्हें यूरी, केफिर, पर्सी और आयरिस की आखिरी ग्रुप फोटो मिलती है। यूरी बताता है कि ये फोटो एक्सीडेंट से ठीक पहले ली गई थी। उस एक पल के बाद उनकी जिंदगी और दोस्ती सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। जी को समझ नहीं आता कि इस पर क्या कहे। उस माहौल की भारीपन को महसूस कर यूरी उसे किचन में ले जाता है। वहाँ दोनों साथ मिलकर खाना बनाने लगते हैं, हंसते हैं और पुरानी यादों को याद करते हैं। जी सोचती है कि जब वह और यूरी सिर्फ दोस्त थे तब सब कुछ कितना सहज और आरामदायक लगता था, लेकिन अब प्यार और उलझन आने के बाद उनके बीच एक अजीब दूरी बन गई है। वह उन दिनों को बहुत याद करती है जब उनका रिश्ता सरल और बेफिक्र था। अचानक यूरी जी से कहता है कि उसे कुछ बुनियादी जापानी सीखनी चाहिए। शादी के बाद अगर वह जापान जाएगी तो कम से कम बेसिक्स तो जाननी ही चाहिए। जैसे ही शादी का जिक्र आता है जी को अजीब लगता है, लेकिन वह इसे छुपा देती है और यूरी के साथ जापानी सीखना शुरू कर देती है। इस दौरान यूरी उसे जापानी में आई लव यू बोलना सिखाता है, लेकिन जी खुद को आई लव यू वापस कहने में असमर्थ पाती है। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि क्यों ये शब्द उसके मुंह से नहीं निकलते जब बात यूरी की होती है। यूरी जी को चूमता है और जापानी में आई लव यू कहता है। जी उस पल इतनी खो जाती है कि गलती से अपनी उंगली काट लेती है। खून देखकर उसे अचानक पैनिक अटैक आ जाता है। भयभीत होकर जी जोर जोर से केफिर का नाम पुकारने लगती है। यूरी उसे गले लगाता है और कहता है कि वह यहीं है। फिर पूछता है कि वह केफिर क्यों सोच रही है, लेकिन जी लगातार घबराती रहती है और केफिर का नाम पुकारती रहती है। यूरी धीरे धीरे उसे शांत करता है। जब जी बेहतर महसूस करती है वह यूरी को बताती है कि बचपन से ही उसे खून देखकर पैनिक अटैक आते हैं। उसे कई बार सांस लेने में तकलीफ हुई है। उसे नहीं पता कि यह क्यों होता है, लेकिन अगर यह समस्या यूरी के लिए असंभव है तो वह सगाई तोड़ सकता है। यूरी उसे प्यार करता है और हमेशा करेगा। उसकी कोई भी समस्या हो वह हमेशा उसके साथ रहेगा। वो कभी उसे छोड़ क्यों देगा। यह सुनकर जी का दिल हल्का हो जाता है। फिर यूरी उसे फिर से चूमता है। जी कुछ नहीं कहती, बस सोचती रहती है कि उसकी जिंदगी और रिश्ते कितने उलझे हुए हैं। बाद में यूरी जी को घर छोड़ता है और कहता है कि अगले दिन स्कूल के लिए उसे उठाने आएगा। जी मना कर देती है क्योंकि अब से एआई उसके साथ रह रहा है। अगर यूरी आएगा तो एसआई को उनकी सगाई का पता चल जाएगा। यूरी समझ जाता है और मान जाता है। जैसे ही यूरी चला जाता है केफिर अचानक दिखाई देता है। वह जबरदस्ती जी को अपनी कार में बैठाता है और कहीं और ले जाता है। वहाँ वह पूछता है कि उस दिन उसने यूरी के साथ क्या किया। शुरुआत में जी चुप रहती है, लेकिन केफिर रोते और गुस्से में चिल्लाते हुए बार बार वही सवाल करता है। आखिरकार जी टूटकर कह देती है कि यूरी ने उसे किस किया, उसने यूरी को किस, और वह उससे सगाई में है। ये सुनकर केफिर रोता है और कहता है कि जी केवल उसी की है, उसने पहले भी यही कहा था। तो फिर वह उसकी भावनाओं के साथ खेल क्यों कर रही है। अगर उसे वह प्यार नहीं करती तो न्यू ईयर पर जब उसने उसे किस किया था तब क्यों किस का जवाब दिया। जी भी रोने लगती है। अब वह क्या करे, कौन सा फैसला ले। वह यूरी से सगाई में है, दोनों परिवार खुश हैं, लेकिन उसे यूरी से प्यार महसूस नहीं होता और वह केवल अपनी खुशी के लिए सभी को दुखी नहीं कर सकती। वह सोचती है कि वह सिर्फ वही कर रही है जिससे सभी, खासकर यूरी, खुश हो। केफिर फिर उससे पूछता है कि क्या उसे भी खुशी पाने का हक नहीं है। वह हमेशा ही क्यों बलिदान करता है। उसकी मां नहीं थी, पिता ने उसे छोड़ दिया, उसने अपने भाई बहनों को अकेले पाला। एक्सीडेंट के बाद सभी ने यूरी को भावनात्मक रूप से कमजोर समझा और उसे हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन क्योंकि केफिर को मजबूत समझा गया किसी ने उसकी परवाह नहीं की। क्या उसे भी प्यार और देखभाल की जरूरत नहीं है। प्यार के मामले में वह हमेशा नाजुक रहा और इस बार चाहे कुछ भी हो वह जी के लिए कभी हार नहीं मानेगा। इस बार वह स्वार्थी होगा और जी को पाकर रहेगा। यह सब सुनकर जी को केफिर के लिए बुरा लगता है। वह महसूस करती है कि उसने पहले कभी उसके बारे में सच में नहीं सोचा, फिर भी वह हमेशा सभी के लिए खड़ा रहा। बेहद भावुक होकर जी उसे मजबूती से गले लगाती है और अब वह आखिरकार जानती है कि वह किसे चुनेगी। जी केफिर को देखती है और कहती है आई लव यू। ये शब्द सुनकर केफिर बेहद खुश हो जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है ऐसे अपने सपनों में लड़ाई लड़ते हुए बेतरतीब शब्द बड़बड़ा रहा होता है। उसके बगल में जी जाग रही है, हल्की मुस्कान के साथ केफिर के बारे में सोच रही है। उनका रिश्ता आखिरकार शुरू हो चुका है और यह सोचते ही जी वास्तव में खुश हो जाती है। तब केफिर का फोन आता है। उस रात कोई भी सो नहीं पाया। केफिर उससे कहता है कि वह उनके रिश्ते के बारे में उसके परिवार से बात करना चाहता है। आधा मजाक आधा गंभीर। वो कहता है कि अगर चाहे तो वह बता सकता है कि जी गर्भवती है ताकि उन्हें तुरंत शादी करनी पड़े। जी मना कर देती है। वह धीरे धीरे कदम कदम बढ़ते हुए चीजें तय करना चाहती है। केफिर फोन पर मुस्कुराता है और कहता है आई लव यू टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड। जी जवाब देने ही वाली थी कि अचानक साय जाग जाता है। वह तुरंत पूछता है तुम किसको आई लव यू कह रही थी और क्या केफिर को इसके बारे में पता है। जी जानती थी कि वह केफिर से बात कर रही थी, लेकिन वह ऐसे ही के सामने इसे कबूल नहीं करती। फिर दोनों के बीच हल्की फुल्की नोक झोंक शुरू हो जाती है। उनका शोर जो कि अगले कमरे में सो रहे आयरिस को जगाता है। आयरिस नाराज होकर उन्हें डांटता है और कहता है कि अब सो जाओ। आखिरकार सब शांत हो जाते हैं। अगली सुबह जी और एसआई स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन दोनों अभी भी तकरार कर रहे होते हैं क्योंकि पूरी रात नींद नहीं आई थी। स्कूल पहुंचते ही जी देखती है कि केफिर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद यूरी वहां आता है सभी के लिए खाना लेकर, लेकिन जी बार बार दूर की ओर देखती रहती है, अनजाने में केफिर का इंतजार करती। यूरी तुरंत समझ जाता है कि उसके दिल में क्या है और कहता है कि आज केफिर नहीं आएगा। लग रहा है कि केफिर अपने पिता के गंभीर मामलों में उलझा हुआ है और चीजें ठीक करने में व्यस्त है। जी यूरी को चोट पहुंचाए बिना झूठ बोलती है कि वह केफिर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही थी, बस कैजुअली चारों ओर देख रही थी। तभी ऐसा यह बताने ही वाला होता है कि जी पिछली रात किसी को आई लव यू कह रही थी, लेकिन जी तुरंत उसे रोक देती है। सौभाग्य से उसी समय बाहर वही काली बिल्ली देख लेता है और कमरे से बाहर दौड़ जाता है, जिससे यह विषय अधूरा रह जाता है। जी नहीं चाहती थी कि यह मुद्दा यूरी के सामने आए। वह पहले ही गिल्ट महसूस कर रही थी कि उसने केफिर के साथ अपने
रिश्ते को यूरी से छुपाया और ये गिल्ट उसे यूरी का सामना करने में कठिनाई पैदा कर रहा था। ऊपर से केफिर पूरे दिन गायब रहा, वह स्कूल नहीं आया, एक भी कॉल नहीं किया और उसके कॉल का जवाब भी नहीं दिया। रात तक जी लगातार सोचती रहती है। वह सोचती है कि क्या केफिर ने उसके साथ रिश्ता केवल इसलिए शुरू किया ताकि बाद में उसे छोड़ सके। तभी उसका फोन बजता है। यह केफिर का कॉल है। वह कहता है कि उसने उसे बहुत याद किया और फिर आधा जेलस होकर पूछता है कि क्या वह उसकी गैर मौजूदगी में यूरी के करीब हो गई थी। जी उसके सवाल को अनदेखा कर देती है और इसके बजाय पूछती है कि वह पूरे दिन कहाँ था। केफिर पूरी सच्चाई नहीं बताता। वह केवल कहता है कि चीजों को ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है और वह बहुत महत्वपूर्ण मामलों में उलझा हुआ है। जी कितना भी पूछे वह पूरी सच्चाई नहीं बताता और सिर्फ उसे खुश करने के लिए रोमांटिक बातें शुरू कर देता है। सच्चाई ये है कि केफिर अपने पिता की वजह से गहरी परेशानी में है। 3 दिन पहले उसी रात जब केफिर जी के साथ था, उसका पिता घर लौट आया था। उसने घर में चीजें तोड़ी, नौकरों को धमकाया और अपने छोटे भाइयों केगन और चायरन को भी धमकाया। उसने घोषित किया कि वह किसी भी कीमत पर केफिर की कस्टडी लेगा और उनकी मां की सभी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार का दावा करेगा। केफिर के भाई डर गए। वे किसी भी हालत में अपने अब्यूसिव पिता के पास वापस नहीं जाना चाहते थे। केफिर खुद भी डर गया, लेकिन उसने अपने भाइयों से वादा किया कि उसका 18वां जन्मदिन कुछ ही दिनों में आने वाला है। जैसे ही वह 18 का होगा, वह कानूनी रूप से वयस्क बन जाएगा। वह कोर्ट में कस्टडी के लिए फाइल करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उनका पिता उन्हें फिर कभी अलग नहीं कर सके। उनकी मां की संपत्ति केवल उनके पास रहेगी। भाइयों को आश्वस्त करने के बाद केफिर अपने वकील को कॉल करता है और उससे निर्देश देता है कि वह उनके भाइयों के लिए कानूनी कस्टडी के कागजात और मां की संपत्ति से जुड़े सभी कागजात तैयार करे। अगले दिन जैसे ही जी, एसए और आइरिस स्कूल जाने के लिए घर से निकलते हैं, एक काली वैन अचानक उनके सामने रुकती है। कई आदमी बाहर आते हैं और उन्हें वैन में बैठने को कहते हैं। वैन के अंदर आइरिस की गर्लफ्रेंड एला पहले से ही बैठी है, विजिबली डर के साथ। पुरुष कहते हैं कि वे वॉटसन परिवार से हैं और सभी को वैन में बैठना पड़ेगा। वॉटसन नाम सुनते ही वे समझते हैं कि शायद केफिर ने उन्हें भेजा है, इसलिए वे मान जाते हैं। वैन उन्हें एक बड़े मेंशन में ले जाती है। वहां वे देखते हैं कि उनके बाकी सेक्शन ई क्लासमेट्स पहले से ही मौजूद हैं। कुछ ही क्षणों में केफिर का पिता मिस्टर काइजर दिखाई देता है और उनका स्वागत करता है। जब आइरिस पूछता है कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया, मिस्टर काइजर शांतिपूर्वक कहते हैं कि वह अपने बेटे केफिर के दोस्तों के साथ लंच करना चाहता है और कुछ महत्वपूर्ण चर्चा भी करना चाहता है। उसी समय केफिर और यूरी अपनी अपनी कारों में पहुंचते हैं। दोनों को एक साथ देखकर जी का दिल कस जाता है। वह सोचती है कि जब से उसने यूरी से सगाई की है और केफिर के साथ रिश्ता शुरू किया है, तब से ये दोनों हमेशा एक ही समय में उसके सामने दिखाई देते हैं। उसके इमोशंस अब पहले से कहीं ज्यादा उलझन में हैं। केफिर के निर्देशों के अनुसार सभी दोस्त मेंशन के अंदर चले गए, लेकिन केफिर चुपके से जी को अलग खींचता है और उसे एक और कमरे में ले जाता है। कमरे के अंदर यूरी, केगन और चैरन पहले से ही मौजूद थे। केफिर और यूरी ने जी को पूरी स्थिति समझाई। केफिर स्वीकार करता है कि उसे नहीं पता कि उसका पिता यहाँ सबको बुलाकर क्या प्लान कर रहा है। इस समय उनकी सभी की जिंदगी खतरे में हो सकती है, इसलिए केफिर जी से कहता है कि अगर कुछ भी गलत लगे तो तुरंत केगन और चैरन के साथ वहां से भाग जाओ। यह सुनकर जी का दिल डर और चिंता से भर जाता है। फिर भी केफिर उसे आश्वस्त करता है और जी तैयार हो जाती है। इसके बाद यूरी केगन और चैरन को बाहर ले जाता है। केफिर कमरे में जी के पास रहता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। वह कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया है और हाल ही में वह उसे पर्याप्त समय नहीं दे पाया, लेकिन जैसे ही ये सारी परेशानियां खत्म होंगी वह उसे बेहद खुश करेगा। जी कुछ कहने ही वाली थी कि केफिर फिर से उसे गले लगाता है और उसके होंठों पर एक कोमल प्यार भरी किस करता है। जी का दिल धड़कने लगता है। इसके बाद केफिर और जी वापस दूसरों के पास लौटते हैं जो लंच का आनंद ले रहे हैं। सभी हंस रहे हैं और मजाक कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही केफिर का पिता कमरे में प्रवेश करता है, माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो जाता है और सभी चुप हो जाते हैं। केफिर के पिता पढ़ाई और निजी जीवन के बारे में पूछते हैं। केफिर सम्मान पूर्वक जवाब देने के बजाय झल्ला जाता है और खुलकर अपशब्द बोलता है। फिर मिस्टर काइजर केफिर की पूर्व प्रेमिका की ओर मुड़ते हैं और व्यंग्यात्मक ढंग से पूछते हैं कि क्या वह कभी केफिर की गर्लफ्रेंड थी और अब क्या हुआ, क्या उनका ब्रेकअप हो गया। धीरे धीरे मिस्टर काइजर केवल केफिर का ही नहीं बल्कि उसके सभी दोस्तों का अपमान करना शुरू कर देता है। जब उसकी नजर जी पर पड़ती है तो वह उसका नाम और माता पिता के नाम पूछता है। जी बताती है कि वह जैस्पर और जेना की बेटी है। मिस्टर काइजर तुरंत उसके माता पिता का मजाक उड़ाने लगता है। वह जेना के चरित्र का भी मजाक उड़ाता है। उसके अनुसार जी के पिता जैस्पर उसकी टेलीकॉम कंपनी में शेयर होल्डर थे और उन्हें कभी पता नहीं था कि जैस्पर और जेना की एक बेटी भी है। वह और कहता है कि जेना थोड़ी अजीब महिला थी, है ना। अपनी मां के अपमान को सुनकर केफिर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह क्रोध में अपने पिता पर चिल्लाता है और एक वाइन का ग्लास अपनी हथेली में कुचल देता है। उसका हाथ खून से लथपथ हो जाता है। इसे देखकर मिस्टर काइजर शांत रहकर केफिर के सामने एक फाइल रखता है और उसे साइन करने को कहता है। फाइल में केफिर की मां सेरीना की संपत्ति के कागजात थे। मिस्टर काइजर चाहता है कि ये सारी संपत्तियां उसके नाम ट्रांसफर हो जाएं। यह ट्रांसफर केवल केफिर के सिग्नेचर से संभव है क्योंकि सेरीना ने कानूनी रूप से अपनी सारी संपत्ति केफिर के नाम पर दर्ज कराई थी। जैसे ही केयर 18 का होगा वह आधिकारिक रूप से अकेला कानूनी मालिक बन जाएगा। केफिर साइन करने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि ये संपत्तियां उसकी मां की मेहनत से बनी है और वह इन्हें किसी और को नहीं देगा। तब मिस्टर काइजर ठंडे दिल से उसे धमकी देता है। वह कहता है कि या तो केफिर संपत्तियों पर साइन करे या वह केफिर के दोनों छोटे भाइयों को हमेशा के लिए ले जाएगा और केफिर उन्हें कभी नहीं देख पाएगा। मिस्टर काइजर अपने लोगों को इशारा करता है। तुरंत वे केफिर को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन केफिर भी पीछे नहीं हटता। वह जोरदार तरीके से लड़ाई करता है और उन्हें हमला करता है। स्थिति तेजी से बिगड़ जाती है। एक तरफ केफिर के दोस्त और दूसरी तरफ उसके पिता के सशस्त्र लोग। पूर्ण रूप से लड़ाई छिड़ जाती है। इस अराजकता में जी तेजी से केफिर के भाइयों को सुरक्षित जगह पर छुपा देती है। वहीं मिस्टर काइजर के लोग केफिर के दोस्तों को बंदूक की नोक पर मार देते हैं और उन्हें बाहर घसीट लेते हैं, जहां मिस्टर काइजर पहले से इंतजार कर रहे हैं। वह धमकी देते हैं कि उन्हें अपना सबसे छोटा बेटा कीगन सौंपना होगा। कोई नहीं बताता कि कीगन कहां है। यह देख मिस्टर काइजर समझ जाता है कि जी केफिर की कमजोरी है। वह अपने लोगों को आदेश देता है कि जी की जान के डर से उसे डराकर सच निकालें। इसके लिए वह केफिर को सबके सामने बेरहमी से पीटने का आदेश देता है, जबकि उसके सभी दोस्तों को बंदूक की नोक पर रखा जाता है। इसे देखकर जी हताश होकर मिस्टर काइजर से विनती करती है कि वह केफिर को और चोट न पहुंचाए,
लेकिन मिस्टर काइजर का दिल नहीं पिघलता। दोस्त बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, केफिर को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे असफल रहते हैं। सामने वाले लोग हथियारों से लैस थे। मिस्टर काइजर एक बार फिर प्रॉपर्टी की फाइल केफिर की तरफ धकेलता है और उसे आदेश देता है कि अगर वह सबकी जान बचाना चाहता है तो तुरंत साइन करे। केफिर कांपते हाथों से कागजों पर साइन करने ही वाला होता है, तब जी अचानक आगे बढ़कर उसे रोक देती है। वह सीधे हथियारबंद लोगों की तरफ देखती है और बेहद शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, अगर सच में तुम्हें हिम्मत है तो गोली चला दो, लेकिन तुम जानते हो कि तुम हमें मार नहीं सकते। अगर स्कूल के स्टूडेंट्स की हत्या हुई तो मिस्टर काइजर की पूरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी, उन्हें जेल जाना पड़ेगा और उनके शेयर होल्डर्स भी उनके खिलाफ हो जाएंगे। जी की बात बिल्कुल सच थी। वे उन्हें डरा सकते थे, पीट सकते थे, लेकिन मार नहीं सकते थे। आखिरकार मिस्टर काइजर गुस्से में यह कहते हुए कि वह उनसे फिर किसी दिन मिलेगा, अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। जी ने सबकी जान बचा ली थी। वहां मौजूद सभी स्टूडेंट जी की बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन केफिर का गुस्सा आसमान छू रहा था। वह जी पर चिल्लाने लगता है और पूछता है कि क्या उसे जरा भी अंदाजा है कि वे लोग कितने खतरनाक हैं। वह कहता है कि उसके पिता के आदमी प्रोफेशनल हिटमैन है, उनके लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। वह जी को चेतावनी देता है कि अगली बार कोई भी कदम उठाने से पहले उससे पूछे। सबके सामने केफिर की डांट जी के दिल को बुरी तरह तोड़ देती है। जो लड़की बंदूक की नोक पर खड़ी होकर सबको बचा गई, उसे शाबाशी नहीं, डांट मिली। आहत और गुस्से में जी रात तक केफिर के सभी कॉल्स को नजरअंदाज करती रहती है। आखिरकार केफिर एक मैसेज भेजता है, अगर जी 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो वह एंजेलो से जाकर सब कुछ बता देगा। साई के फोन पर मैसेज देखते ही जी घबरा जाती है और तुरंत बाहर दौड़ती है। केफिर उसे खींचकर अपनी कार में बैठा लेता है और एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहां वह उससे माफी मांगता है। वह समझाता है कि वह उसकी जान को लेकर सच में बहुत डर गया था। एक बार उसके पिता के आदमी अगर आदेश पा जाएं तो वे बिना सोचे समझे किसी को भी मार सकते हैं, इसीलिए उसका गुस्सा बेकार नहीं था। फिर भी वह दिल से जी का धन्यवाद करता है उसके भाइयों और सबकी जान बचाने के लिए। लेकिन जी को अब जवाब चाहिए थे। वह पूछती है कि आखिर केफिर और उसके पिता के बीच असली समस्या क्या है। केफिर पहली बार सब कुछ खोलकर बताता है। वह कहता है कि जब वह छोटा था उसका पिता उसे अपने जैसा बनाना चाहता था, एक निर्दयी हिंसक इंसान जिसे दूसरों को दर्द देने में कोई हिचक न हो। कुछ समय के लिए केफिर लगभग वैसा ही बन गया था। वह अपने क्लासमेट्स को मारने पीटने लगा था। तभी एंजेलो ने बीच में आकर उसे समझाया कि असली ताकत दूसरों को डराने के लिए नहीं बल्कि अपने चाहने वालों की रक्षा के लिए होती है। उस दिन के बाद केफिर ने अपने पिता की बात सुननी बंद कर दी और एंजेलो से सही मायनों में मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया। यहीं से उसके पिता की नफरत शुरू हो गई। घर में उसका पिता पैसों और प्रॉपर्टी को लेकर उसकी मां को लगातार पीटता था। आखिरकार उसकी मां केफिर और किरण को लेकर दूसरे घर में रहने चली गई। कुछ दिनों बाद उनका सबसे छोटा भाई कीगन पैदा हुआ। कुछ समय के लिए उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जल्द ही उनके पिता ने उन्हें फिर ढूंढ लिया और अत्याचार दोबारा शुरू हो गए। एक दिन अपनी मां को बचाने की कोशिश में केफिर ने पहली बार अपने पिता के खिलाफ हाथ उठा दिया। इसके जवाब में उसके पिता ने उसे बुरी तरह पीटा और फिर उसकी मां पर टूट पड़ा। उसी दिन उसी पल उसके पिता ने उसकी मां को उसकी आंखों के सामने मार डाला। केफिर कुछ नहीं कर सका, वह बस बेबस खड़ा देखता रहा और अपनी मां को खो दिया। इसके बाद उसका पिता उनके सबसे छोटे भाई कीगन को जबरदस्ती अमेरिका ले गया। सालों बाद जब कीगन उस जुल्म को और सह नहीं पाया तो वह किसी तरह वहां से भाग निकला और वापस उनके पास आ गया। और अब इतने सालों बाद वही आदमी फिर से उनकी जिंदगी में लौट आया था। केफिर जी को बताता है कि उसने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। वह उसे बचा नहीं पाया, लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने भाइयों को हर हाल में बचाएगा। केफिर की जिंदगी की यह कहानी सुनकर जी रो पड़ती है। आंसू बहाते हुए वह कहती है कि उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी दर्द से भरी हुई है। उसे लगता था कि उसकी अपनी जिंदगी बहुत दुखी है, लेकिन केफिर के सामने उसका दर्द कुछ भी नहीं था। जी को रोता देख केफिर उसे संभालता है और सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि वह कभी भी उसके पिता के सामने अकेले खड़ी होने की कोशिश न करे। वह आदमी बेहद खतरनाक है। इसके बाद केफिर जी को घर छोड़ देता है और चला जाता है। जी सोचती है कि वह चुपचाप अंदर जाकर सो जाएगी, लेकिन तभी आइरिस उसे रोक लेता है। आइरिस पहले ही समझ चुका था कि जी और केफिर के बीच कुछ चल रहा है। वह जी से कहता है कि उसे केफिर से दूर रहना चाहिए। आइरिस के मुताबिक केफिर उसके करीब सिर्फ बदला लेने के लिए आ रहा है, वह उसे इस्तेमाल कर रहा है। जी ये मानने से साफ इनकार कर देती है। तभी आइरिस उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या केफिर ने तुमसे कभी कहा है आई लव यू इन्फिनिटी एंड फॉरएवर? ये शब्द सुनते ही जी जड़ हो जाती है। आइरिस को यह लाइन कैसे पता? बिल्कुल वही शब्द, एकदम वही। तभी आइरिस उसे सच्चाई बताता है, केफिर ने यही शब्द एला से भी कहे थे। वह जी को चेतावनी देता है कि केफिर उसे धोखा दे रहा है और उसे उससे दूर रहना चाहिए। यह सुनते ही जी पूरी तरह टूट जाती है। उसका दिल जोर जोर से दुखने लगता है, जैसे किसी ने अंदर से उसे तोड़ दिया हो। जी अब गहरी सोच में डूबी हुई है। उसके दिमाग में आइरिस की कही हुई बातें बार बार गूंज रही हैं। जी के लिए यह मानना मुश्किल था कि आइरिस जो कह रहा है वह सच हो सकता है। केफिर ऐसा कभी नहीं कर सकता, वह उसे धोखा नहीं दे सकता, कभी नहीं। आखिर केफिर ने अपनी जिंदगी के वो हिस्से जी से साझा किए थे जो उसने किसी और को नहीं बताए थे। इतने दर्दनाक, इतने निजी सच जो झूठ हो ही नहीं सकते। अपने मन की बेचैनी रोक न पाकर जी केफिर को मैसेज करती है और बताती है कि आइरिस को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया है। मैसेज पढ़ते ही केफिर तुरंत उसे फोन करता है और पूछता है कि क्या आइरिस उसे परेशान कर रहा है। गुस्से में वह यहाँ तक कह देता है कि अगर जी चाहे तो वह आइरिस को सबक सिखा सकता है, लेकिन जी उसे तुरंत रोक देती है। वह कहती है कि आइरिस उसका भाई है और बस उसकी जिंदगी और भविष्य को लेकर फिक्रमंद है, वह सिर्फ उसे बचाना चाहता है। केफिर इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता। पूरे भरोसे के साथ वह जी से कहता है कि जब भी वह चाहे वह उसके घर जाकर उससे शादी की बात कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार मजाक नहीं है, वह हमेशा से गंभीर रहा है। यह सुनकर जी का दिल खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही केफिर वही शब्द दोबारा कहता है आई लव यू फॉरएवर एंड इन्फिनिटी, जी अचानक उसे बीच में ही रोक देती है। वह नहीं चाहती कि केफिर उससे वही शब्द कहे जो उसने कभी एला से कहे थे। जी बस इतना सुनना चाहती है, एक सादा सच्चा आई लव यू। उसकी भावना को समझते हुए केफिर धीरे से कहता है आई लव यू। जी जवाब देने ही वाली होती है कि तभी ऐसे ही अचानक जाग जाता है। वह हालात को गलत समझ लेता है और सोचता है कि जी उससे आई लव यू कह रही है और फिर हमेशा की तरह उसे छेड़ना शुरू कर देता है। दोनों के बीच फिर से हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो जाती है। इसी दौरान SAI कैजुअली जी को बताता है कि 1-2 दिन में वह नए घर में शिफ्ट होने वाला है। उसकी माँ और बहन ने उसके लिए नया घर ले लिया है। यह सुनकर जी सच में उसके लिए खुश हो जाती है। कम से कम अब वह अपने भाई और उस जहरीले माहौल से दूर
दूर शांति से रह पाएगा। फिर भी उसे चिढ़ाने के लिए जी ज्यादा खुश होने का नाटक करती है और कहती है कि अब उसका कमरा साफ है, लेकिन दिल के अंदर वह जानती है कि उसे उसकी बहुत याद आने वाली है। जब सब सो जाते हैं, जी की आंखों से नींद कोसों दूर रहती है। वह सोचती है और एक फैसला करती है, कल वह यूरी को केफिर और अपने रिश्ते की सच्चाई बता देगी। यूरी से सच छिपाकर चुपके से केफिर के साथ रहना उसे गलत लगने लगता है। अगली सुबह जब जी और एसएआई स्कूल के लिए निकलते हैं, आइरिस उसे अलग ले जाकर फिर से उसकी होने वाली शादी की याद दिलाता है। वह कहता है कि उसे अपने जज्बातों पर काबू रखना चाहिए और सिर्फ यूरी पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जी के दिल में कुछ और ही तय हो चुका होता है। वह सोचती है कि परिवार के दबाव में किसी से शादी करना सच बोलने से कहीं ज्यादा गलत है। अगर वह अब यूरी को सच्चाई नहीं बताएगी तो शादी के बाद उसे और ज्यादा दर्द मिलेगा और वह बिना प्यार के शादी करके यूरी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन ठीक उसी पल जब जी स्कूल में यूरी को सब कुछ बताने का फैसला करती है, उसी पल उसे यूरी का एक मैसेज आता है। यूरी लिखता है कि आज वह स्कूल नहीं आएगा क्योंकि उसे तेज बुखार है। वह जी से अपना ख्याल रखने को भी कहता है। वह मैसेज पढ़कर जी पूरी तरह टूट जाती है। उसका दिल बेचैन हो उठता है। वह सोचती है कि यूरी के लौटने तक वह ये सब अपने अंदर कैसे दबाकर रखेगी। जी को परेशान देखकर केफिर उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब जी उसे सच्चाई बता देती है कि वह यूरी को उनके रिश्ते के बारे में सब कुछ बताना चाहती है, वरना उसका परिवार जबरदस्ती उसकी शादी यूरी से करवा देगा। यह सुनकर केफिर भी खुद को दोषी महसूस करने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि हर बार ऐसा क्यों होता है। वह उसी लड़की से प्यार कर बैठता है जिससे सीधी जिससे यूरी भी प्यार करता है, पहले एला और अब जी। फिर भी वह एक बात साफ कर देता है, अगर जी को जरा सी भी परेशानी हुई, अगर यूरी ने कुछ कहा या किसी ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। वह हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। यह सुनकर जी का दिल थोड़ा शांत होता है। स्कूल खत्म होने के बाद जी यूरी से मिलने उसके घर जाती है। जब वह पहुंचती है तो यूरी पहले से ही गुस्से में दिखाई देता है। फिर भी जी हिम्मत जुटाती है और आखिरकार उसे सच बता देती है। वह माफी मांगती है और साफ साफ कह देती है कि उसने केफिर को चुन लिया है। वह बताती है कि वह और केफिर एक रिश्ते में है और बेहतर होगा कि यह शादी न हो। वह कहती है कि वह उसे धोखा नहीं दे सकती। यूरी को गुस्सा आता है, लेकिन वह शांत लहजे में कहता है कि उसे सब पहले से पता था। वह कहता है कि न जी अंधी है न ही वह खुद। उसने जी और केफिर के बीच की नजदीकियां देखी थी, यहाँ तक कि उसने उन्हें नए साल के दिन किस करते हुए भी देख लिया था। यूरी के मुताबिक अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी क्या करती है या वह केफिर के साथ रहती है या नहीं, शादी तो होकर रहेगी। शादी के दिन जी आई डू कहेगी, वह उसकी पत्नी बनेगी और इस बार वह अपना प्यार केफिर से नहीं खोएगा। यूरी की नजरों में एला और जी में कोई फर्क नहीं है। हर कोई उसे चोट पहुंचाता है और फिर केफिर के पास चला जाता है। यूरी की बातें जी को अंदर तक डरा देती हैं। वह कितनी भी कोशिश करे, यूरी शादी तोड़ने से इनकार कर देता है। बाद में जी केफिर से मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है। केफिर गुस्से में यूरी को मारने और जबरदस्ती शादी तोड़ने की बात करता है, लेकिन जी किसी भी तरह की हिंसा नहीं चाहती। वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसे शांत करने के लिए केफिर उसे किस करता है, उसे अपने सीने से लगाता है और दिलासा देता है। वह वादा करता है कि वह उसे कभी किसी और का नहीं होने देगा। वह किसी भी हाल में इस शादी को रोकेगा। इसी दौरान केफिर जी को पर्सी के बारे में बताता है। वह कहता है कि कुछ दिन पहले उसने पर्सी से जी के पिता के बारे में बात की थी। केफिर उस बातचीत की रिकॉर्डिंग जी को सुनाता है। रिकॉर्डिंग में चाहे केफिर कितनी भी बार उसके पिता के बारे में पूछता है, पर्सी उसे बात करने नहीं देता। इसके बजाय पर्सी केफिर को धमकाता है और कहता है कि वह जल्द ही जी को उससे दूर ले जाएगा। जी समझ नहीं पाती कि पर्सी उसे कैसे ले जाएगा या वह उसे पिता से बात क्यों नहीं करने दे रहा। वह सोचने लगती है कि पर्किस और उसके पिता के बीच आखिर क्या रिश्ता है। केफिर भी उलझन में, लेकिन वे दोनों ये समझ जाते हैं कि फिलहाल उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। घर लौटते समय अचानक जी की नजर सामने एंजेलो पर पड़ती है। घबराकर वह केफिर की कार में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन घर में दाखिल होते वक्त दोनों को आइरिस देख लेता है। आइरिस जी का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन केफिर उसका हाथ छोड़ने से साफ मना कर देता है। बल्कि आइरिस के सामने ही पूरे भरोसे के साथ वह कहता है, जब तक यह पूरी कायनात मौजूद है मैं जी से प्यार करता रहूंगा। यह सुनकर आइरिस तंज भरी हंसी हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है और बिना कुछ कहे घर के अंदर चला जाता है। अगले दिन साई जी का घर छोड़कर जाने वाला होता है। जी उसका सामान उठाने में मदद कर रही होती है, तभी एक बैग उसके हाथ से फिसलकर सीधे आइरिस को लग जाता है। आइरिस को हल्की चोट लगती है। जी तुरंत उसे सहारा देती है और माफी मांगती है, लेकिन आइरिस बिना उसकी तरफ देखे चुपचाप वहां से चला जाता है। तभी एंजेलो वहां पहुंचता है और जी से कहता है कि जल्दी तैयार हो जाए, उन्हें साई को उसके नए घर छोड़ने जाना है। साई को उसके नए घर छोड़ने के बाद एंजेलो जी को पिज्जा खाने ले जाता है। रास्ते में उनकी मुलाकात लियो से हो जाती है, एक ऐसा इंसान जिसे जी अपने अतीत से जानती है। जी को लियो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन एंजेलो और लियो एक दूसरे से बड़े प्यार से मिलते हैं। एंजेलो यह मान लेता है कि जी और लियो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जी के रोकने की कोशिश के बावजूद लियो बता देता है कि उसकी मुलाकात जी से किंग्स ग्राउंड में हो चुकी है, यानी उसकी अड्डेबाजी वाली जगह पर। सच सामने आते ही जी डर जाती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमने लगती है, अब एंजेलो क्या करेगा। उसे डर लगता है कि शायद आज उसे एंगेलो से मार भी पड़ सकती है, लेकिन इससे पहले कि एंजेलो उससे कुछ पूछे, वहां आल्वी नाम का एक आदमी आ जाता है और लियो से बात करने लगता है। उनके जाते ही एंजेलो जी को हल्के से डांटता है। उसी वक्त एंजेलो के पास उसकी मां का फोन आता है। वह बताती है कि आइरिस को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह सुनते ही एंजेलो और जी दोनों तुरंत अस्पताल की ओर भागते हैं। अगले दिन जी यह सारी बात केफिर को बता देती है। केफिर उसका हाथ धीरे से पकड़कर उसे दिलासा देता है और कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आइरिस ठीक हो जाएगा। केफिर को इतनी कोशिश करते देख जी के चेहरे पर आखिरकार एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन जैसे ही साई और कुछ क्लासमेट्स उन्हें हाथ पकड़े हुए देख लेते हैं, वे तुरंत उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। शर्मिंदगी महसूस करते हुए जी जल्दी से अपना हाथ केफिर से छुड़ा लेती है और यूरी की खाली कुर्सी की तरफ देखने लगती है। वह सोचती है उससे उसका पुराना दोस्त यूरी आखिर कब वापस मिलेगा, वही यूरी जब उनकी जिंदगी इतनी उलझी हुई नहीं थी। उसे डर लगता है कि कहीं यूरी फिर से लियो की तरफ न चला जाए। तभी टीचर क्लास में आती हैं और पढ़ाना शुरू कर देती हैं। इस बीच केफिर जानबूझकर जी की डेस्क को अपनी डेस्क के पास खिसकाता रहता है, बस उसे चिढ़ाने के लिए। परेशान होकर जी टीचर से बाहर जाने की इजाजत मांगती है, लेकिन उसके खड़े होने से पहले ही केफिर अचानक उसका हाथ पकड़ता है और उसे जबरदस्ती अपनी गोद में खींच लेता है। जब टीचर उसे डांटती है तो केफिर बेशर्मी से जवाब देता है, आज से जी मिसेस वॉटसन है, मेरी होने वाली पत्नी। फिर वह ऊंची आवाज में कहता है, आई लव यू जी। आधी क्लास उन्हें बिना रुके चिढ़ाने लगती है तो दूसरी आधी क्लास उन्हें इतना पास देखकर गुस्से में भर जाती है। जी पूरी तरह शर्म से पानी पानी हो जाती है, लेकिन केफिर यही नहीं रुकता।
लंच के समय सबके सामने वह उनके रिश्ते का ऐलान कर देता है। वह उसे कहता है, मेरी पत्नी, मेरी जिंदगी, मिसेस जैस्पर जीन मरियानो वॉटसन। जी अपने मन में सोचती है कि कम से कम उसे अभी ऐसी बातें तो नहीं कहनी चाहिए थी। लगातार हो रही छेड़छाड़ और शर्मिंदगी से परेशान होकर वह वहां से चली जाती है और सीधा टेरेस पर पहुंच जाती है। टेरेस पर उसकी मुलाकात किट मायो और एक और क्लासमेट से होती है। दोनों बिना घुमाए फिराए उससे साफ कह देते हैं कि केफिर के साथ उसका रिश्ता एक बहुत बड़ी गलती है। उनके मुताबिक एक न एक दिन केफिर जरूर उसे धोखा देगा और जब ऐसा होगा तब जी सिर्फ केफिर को ही नहीं बल्कि यूरी को भी खो देगी। वे उसे समझाते हैं कि अगर वह शांति से सोचकर देखे तो यूरी जैसा इंसान उसके लिए सही है, केफिर नहीं। उनकी बातें जी के दिल और दिमाग को और ज्यादा उलझा देती हैं। वह हर चीज पर सवाल करने लगती है। क्या केफिर सच में उसे धोखा दे सकता है? क्या एला ने भी वही महसूस किया होगा जब वह केफिर और यूरी के बीच फंसी हुई थी? और अगर यह लव ट्रायंगल ऐसे ही चलता रहा तो क्या फिर से सेक्शन ई 2 गुटों में बांट जाएगा? उस रात जी को नींद बिल्कुल नहीं आती। उसका दिल डर से कांपता रहता है कि कहीं यूरी और केफिर आपस में लड़ न पड़े। तभी एंजेलो उसके कमरे में आता है और उसे तैयार होने को कहता है। यूरी के माता पिता ने उन्हें डिनर पर बुलाया है। जी कपड़े बदलती है और एंजेलो के साथ रेस्टोरेंट जाती है। वहां यूरी और उसके माता पिता पहले से मौजूद होते हैं। जी को देखते ही उनके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं, लेकिन जैसे ही शादी की बात छिड़ती है जी की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। शादी अगले साल होनी थी, लेकिन अब यूरी और उसका परिवार चाहते हैं कि उसकी शादी उसके 18वें जन्मदिन के तुरंत बाद कर दी जाए। यूरी की मां तो यहाँ तक कह देती है कि किसी दिन जी उनके साथ वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग पर भी चले। शादी के बाद वे जी को जापान ले जाने की और वहां हमेशा के लिए बस जाने की बात भी करते हैं। ये सब सुनकर जी को ऐसा लगता है जैसे वह चारों तरफ से फंसती जा रही है। उसके 18 साल के होने में अब सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। वह समझ ही नहीं पा रही कि यूरी के मन में आखिर चल क्या रहा है। शादी के बाद वह जापान में कैसे रहेगी, इस सबको कैसे झेलेगी? उसकी बेचैनी महसूस कर यूरी उसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाता है। वहां वह उससे कहता है कि कम से कम अपने माता पिता के सामने ऐसा दिखाए जैसे वह उससे प्यार करती है, कि फिर से नहीं। वह उससे गुजारिश करता है कि वह उसके माता पिता का दिल न दुखाए। जी को घुटन सी महसूस होने लगती है। उसके हिसाब से वह यूरी के प्यार की हकदार नहीं है और यह शादी पूरी तरह गलत है। लेकिन यूरी कुछ भी समझने को तैयार नहीं। उसके दिमाग में बस एक ही बात है, भले ही जी ने अपना दिल केफिर को दे दिया हो, लेकिन शादी के बाद वह सिर्फ उसी की होगी, उस पर किसी और का कोई हक नहीं होगा, यहाँ तक कि केफिर का भी नहीं। यह कहकर यूरी अंदर चला जाता है और जी वहीं खड़ी रह जाती है, पूरी तरह हिली हुई, परेशान और टूटी हुई। तब एलेक्सिया नाम की एक लड़की उसके पास आती है। एलेक्सिया कीगन की गर्लफ्रेंड है और तभी जी को याद आता है कि वह ब्लास्टर की गर्लफ्रेंड भी है। इतना ही नहीं, एलेक्सिया पहले से जी को जानती भी है। जी सोचने लगती है, क्या एलेक्सिया कॉन और ब्लास्टर दोनों को धोखा दे रही है? उसी वक्त कीगन खुद वहां आ जाता है और जी को समझ में आता है कि उसी ने यूरी के माता पिता को यहाँ बुलाया था। वहाँ केफिर भी मौजूद होता है। असल में आज एलेक्सिया का जन्मदिन है और कीगन उसी रेस्टोरेंट में उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। जब जी वापस अंदर जाती है तो वह देखती है कि केफिर हनी नाम की एक लड़की के साथ बैठा है। हनी खुलेआम उससे फ्लर्ट कर रही होती है। उनकी दोस्ती कितनी खास है यह बताती है। वह अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है और उसे क्यूट कहकर बुलाती है। उन्हें इतना पास देखकर जी के दिल में तेज जलन भर जाती है। यह बात यूरी, केफिर और यहाँ तक कि यूरी की माँ भी नोटिस कर लेती है। थोड़ी देर बाद यूरी के माता पिता और एंजेलो किसी से मिलने बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही जी और हनी के बीच एक अनकही टक्कर शुरू हो जाती है, जिसका एक ही केंद्र है केफिर। शुरुआत में दोनों सामान्य तरीके से बात करती हैं। यूरी जी की जलन देख लेता है और उसे सलाह देता है कि वह उसके साथ खुश रहने का नाटक करे ताकि केफिर भी जलन महसूस करे। वह खुद जी को उसका पसंदीदा खाना परोसता है, लेकिन जी उसकी बात नहीं मानती। धीरे धीरे दोनों लड़कियों की बातचीत कड़वी होती चली जाती है और वे एक दूसरे पर ताने कसने लगती हैं। केफिर जी को मैसेज भेजता है, आई लव यू, ताकि वह शांत हो जाए, लेकिन जी उस मैसेज को नजरअंदाज कर देती है और हनी से बहस जारी रखती है। गुस्से में आकर वह हनी को भद्दा जानवर तक कह देती है। यह सुनकर हनी आग बबूला हो जाती है। वह ऐलान करती है कि वह वॉशरूम जा रही है और केफिर से कहती है कि वह उसके साथ चले। इस बार जी सीधे सीधे केफिर को चेतावनी देती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि अगर वह हनी के पीछे गया तो उसे उसके अंजाम के लिए तैयार रहना होगा। जी के चेहरे पर जो गुस्सा होता है उसे देखकर केफिर डर जाता है और वहीं रुक जाता है। हनी अकेले वॉशरूम चली जाती है और जी भी उसके पीछे चली जाती है। वॉशरूम के अंदर दोनों की बहस बेहद गंदी और जहरीली हो जाती है। हनी जी को ताना मारते हुए कहती है कि वह भी अपनी माँ की तरह चरित्रहीन है, जो किसी एक आदमी की होकर नहीं रह सकती। उसके मुताबिक जी एक साथ यूरी और केफिर दोनों को चाहती है। ये शब्द जी के लिए आखिरी बार साबित होते हैं। गुस्से और दर्द में वह हनी के मुंह पर जोरदार मुक्का मार देती है और उसे चीखते हुए छोड़कर बाहर निकल जाती है। वॉशरूम के बाहर जी खुद से बार बार कहती रहती है, वह अपनी माँ जैसी नहीं है, बिल्कुल नहीं। केफिर उसे शांत करने आता है, लेकिन इस बार जी उस पर भी भड़क जाती है। वह कहती है कि वह कभी उसकी जज्बात समझ ही नहीं सकता। वह साफ कह देती है कि वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और न ही वह उससे जलन महसूस कर रही है। केफिर इसे मजाक समझ लेता है और हंसते हुए उसे छेड़ता है। कहता है कि वह तो बस इसलिए पजेसिव हो रही है क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती है। ये बात जी को और ज्यादा भड़का देती है। वह गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में जी को पता चलता है कि केफिर ने उसकी महीने की लंच और फीमेज फेस भर दी है। जब वह उससे इस बारे में पूछती है तो केफिर उल्टा उससे पूछता है कि उसने उसकी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। जी उसे फिर से नजरअंदाज करने ही वाली होती है कि केफिर उसे रोक लेता है और बताता है कि हनी उसकी नाक तोड़ने के लिए उसके खिलाफ केस करने वाली थी, लेकिन उसने हनी को किसी तरह समझा लिया है, इसलिए अब वह शिकायत नहीं करेगी। वह जी को याद दिलाता है कि वह हमेशा उसकी तरफ है। यह कहते हुए केफिर सबके सामने जी को चूम लेता है। क्लास का आधा हिस्सा फिर से उन्हें छेड़ने लगता है, जबकि दूसरी तरफ यूरी के दोस्त उनके रिश्ते से साफ तौर पर नाराज दिखते हैं। तभी यूरी क्लास में आता है। जी उससे बात करने ही वाली होती है कि एड्रिक्स उसे बताता है कि उसे गाइडेंस ऑफिस बुलाया गया है। ऑफिस में जी को पता चलता है कि उसके पुराने स्कूल के रिकॉर्ड अधूरे हैं। अगर वह अपने पिछले स्कूल के प्रिंसिपल से सही सिग्नेचर के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लाती तो वह इस स्कूल से ग्रेजुएट नहीं कर पाएगी। जी घबरा जाती है। वह किसी भी हाल में अपने पुराने स्कूल वापस नहीं जाना चाहती, खासतौर पर साइरस का सामना करने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल जोर देता है और इससे पहले कि जी इस परेशानी को समझ भी पाती, एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वह क्लास में लौटती है, पूरा क्लास दो हिस्सों में बांट चुका होता है। एक तरफ केफिर को सपोर्ट करने वाले, दूसरी तरफ यूरी को, और दोनों ही ग्रुप जी को लेकर आपस में लड़ होते हैं, जबकि जी खुद इस सबके बीच फंसी खड़ी होती है। एगेल सेंस में जी क्लासरूम में बैठी सोच में खोई हुई है। वह समझने की कोशिश कर रही है कि सेक्शन ई के लड़कों में अचानक लड़ाई क्यों हो गई। वह समझ नहीं पा रही कि लड़के अब दो अलग अलग ग्रुप में क्यों
क्यों बढ़ गए हैं। क्लास में वापस आने के बाद भी किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। पूरा कमरा अजीब तरह से शांत था, जो कि सेक्शन ई के आम व्यवहार के बिल्कुल विपरीत था। तभी जी ने अपने बैग में चॉकलेट्स देखी। तुरंत उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसे पता था कि कौन सा लड़का इसका इस्तेमाल करके सच बता सकता है। उसने एसआई को अपनी सीट पर बुलाया और चॉकलेट्स के बहाने उससे उस लड़ाई के बारे में पूछा जो क्लासरूम में हुई थी। शुरुआत में एसआई कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन जब जी जानबूझकर चॉकलेट्स उसके सामने खाने लगी तो एसआई खुद को रोक नहीं पाया। चॉकलेट्स के बदले उसने आखिरकार जी को सच बता दिया। दूसरे लड़कों, जिसमें केफिर भी था, ने एसआई को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने पूरी तरह से उनकी अनदेखी कर दी। जी ने चॉकलेट्स देते हुए एसआई से सच सुना कि सेक्शन ई अब 2 ग्रुप में बांट चुका था। केफिर और यूरी के बीच बड़ी बहस हो चुकी थी, लेकिन एसआई ने बहस के पीछे की असली वजह नहीं बताई। और जैसे ही जी और अधिक सवाल पूछने वाली थी, उनका टीचर क्लास में एंट्री कर गया, क्योंकि उसी दिन उनका एग्जाम था। एग्जाम शांतिपूर्वक खत्म हुआ। एग्जाम के बाद टीचर ने जी को याद दिलाया कि उसे अपने पुराने स्कूल से अपने रिकॉर्ड्स के साइन लेने हैं। पुराने स्कूल वापस जाना जी के लिए पहले ही बड़ी समस्या थी, लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी चाहत थी कि वह सेक्शन ई में क्या हो रहा है उसका पूरा सच जाने। उसने एसएआई को मैसेज किया और सब कुछ स्पष्ट रूप से बताने को कहा, लेकिन एसएआई ने जवाब देने की बजाय उसे कॉल किया और सख्ती से चेतावनी दी कि और सवाल मत पूछो। अगर उसने और सवाल किए तो सेक्शन ई के लड़के अपना गुस्सा एसआई पर निकाल देंगे। कहीं से भी कोई सुराग न मिलने पर जी बेहद परेशान हो गए। इसी समय एला जी से मिलने उसके घर आई। मिलने से पहले एला खुद भी कंफ्यूज थी कि उसे जी से क्यों मिलना है। फिर भी एला जवाब जानना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि अगर जी पहले से केफिर के साथ है तो वह यूरी से शादी क्यों कर रही है, और अगर जी यूरी से प्यार नहीं करती तो फिर वह उसकी शादी क्यों मान रही है। जी के अनुसार उसे एला को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं थी। फिर भी एला ने चेतावनी देने की कोशिश की। उसने कहा कि भले ही अब वे दोस्त नहीं है, जी को एक बात याद रखनी चाहिए। आज जी जिस जगह खड़ी है वह वही जगह थी जहां एला कभी खड़ी थी। एला को यूरी और केफिर का व्यवहार बहुत अच्छे से पता था। इन दोनों के बीच फंसकर जी यूरी को चोट पहुंचा रही है और कुछ समय बाद खुद भी केफिर से चोट खाएगी। केफिर बिल्कुल भरोसेमंद नहीं था। केफिर को चुनना जी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन जी ने एला की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में एला पहले ही यूरी को छोड़ चुकी थी, इसलिए उसकी सलाह सुनना सही नहीं लगा। जी ने एला से कहा कि अब वह चली जाए और एला चुपचाप चली गई। एग्जाम खत्म होने के बाद कुछ दिन बाद स्कूल ने एक कैंपिंग ट्रिप आयोजित की। सेक्शन ई के स्टूडेंट्स और अन्य सेक्शन के स्टूडेंट्स साथ में कैंपिंग पर गए। कैंप साइट पर सेक्शन ई के सभी लोग फ्रेया पर हंस रहे थे, क्योंकि उसने जंगल में भी हाई हील्स पहनकर कैंप में आना चुन लिया था। संयोग से कैंप साइट जी के पुराने स्कूल के पास था। अगर जी की मर्जी होती तो वह कभी यहाँ नहीं आती। पूरे ट्रिप के दौरान केफिर की नजरें लगातार जी पर थीं। जल्द ही उनके कैंपिंग टीचर ऑल्वी आए और कैंप के कुछ नियम बताए। उसके बाद पूरा सेक्शन ई एक यादगार ग्रुप फोटो खिंचवाने गया। फोटो खिंचवाने के बाद सभी अपने अपने कैंप सेटअप करने चले गए। हर सेक्शन को अलग अलग कैंप साइट दी गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ना तो आयोजक और ना ही टीचर एक बार भी उनके पास आए। उसी समय जी को टेंट लगाने का तरीका भी नहीं पता था। तभी केफिर उसकी मदद करने आया। कैंप सेट करते हुए जी ने केफिर से कहा कि अगले दिन वह अपने पुराने स्कूल जाएगी, क्योंकि वह पास में था और उसे रिकॉर्ड साइन करवाने थे। यह सुनकर एसएआई और यूरी ने सुझाव दिया कि वे भी जी के साथ जाएं, लेकिन जी साफ तौर पर नहीं चाहती थी कि कोई उसके साथ जाए। केफिर ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी और साफ शब्दों में कहा कि अब से जी कहीं भी अकेली नहीं जाएगी। या तो सेक्शन ई में से कोई उसके साथ होगा या वह खुद हमेशा उसके पास रहेगा। उसने यह भी कहा कि अगले दिन जब जी अपने पुराने स्कूल जाएगी तो वह उसके साथ जाएगा। इसी समय यूरी भी कहता है कि वह उसके साथ जाएगा क्योंकि उसे किसी की जरूरत है जो उसकी सुरक्षा करे, लेकिन जी नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके साथ जाए। इसलिए उसने केफिर से झूठ बोला और कहा कि वह पुराने स्कूल नहीं जाएगी और अगर कभी जाए तो उन्हें बताएगी। लेकिन दिल के अंदर जी ने पहले ही योजना बना ली थी कि वह अकेले ही वहां जाएगी। जी को यह नहीं पता था कि उसके बिना जाने केफिर ने एड्रेस को उसे निगरानी में रखने का आदेश दे दिया था। केफिर जी को इतना अच्छी तरह जानता था कि वह समझ सकता था कि वह किसी की नहीं सुनेगी और जो चाहेगी वही करेगी, और उसका शक सच साबित हुआ। अगली सुबह जी किसी को बताए बिना अपने पुराने स्कूल चली गई। वहां पहुंचते ही उसे सिक्योरिटी गार्ड मिला, जो कई महीनों बाद उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने जी को स्कूल में हुई हर चीज बताई जब वह वहां नहीं थी। उसने कहा कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड साइरस वापस स्कूल में शामिल हो गया है। जी जाने के बाद से स्कूल और भी ज्यादा अराजक हो गया था। लड़ाइयां बढ़ गईं और झगड़े ज्यादा हो गए। जी पहले से ही वहां बदनाम थी कि वह शरारती है, और अब साइरस नेता बनकर और बड़ा उत्पात मचा रहा था। यह सुनकर जी काफी डर गई। उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड साइरस का सामना करने का डर था। प्रिंसिपल्स ऑफिस जाने से पहले जी सिक्योरिटी गार्ड से माफी मांगती है, क्योंकि जब वह स्टूडेंट थी तब अपनी शरारतों से उसने उसे बहुत परेशान किया था, लेकिन गार्ड ने पहले ही उसे माफ कर दिया था। यह सोचकर कि वह तब सिर्फ बच्ची थी। जैसे ही जी प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर बढ़ती है, वह लगातार प्रार्थना करती है कि काश उसे साइरस का सामना न करना पड़े। लेकिन ऑफिस के अंदर साइरस पहले से ही मौजूद है और आसपास कोई नहीं है। मौके का फायदा उठाकर साइरस उसे गाली देने लगता है और अचानक उसके गले पर हाथ डालकर उसे घेर देता है। जी डर के मारे कांप रही है। वह साइरस से हाथ खोलने के लिए भीख मांगती है, लेकिन साइरस का गुस्सा इतना ज्यादा है कि वह लंबे समय तक उसे घेरता रहता है, फिर आखिरकार छोड़कर बाहर चला जाता है। जी फर्श पर बैठी डर के मारे हिल रही है। तभी प्रिंसिपल अंदर आते हैं और कहते हैं कि वह थोड़ी देर इंतजार करे जब तक उनका काम पूरा ना हो जाए, लेकिन जी डर के मारे रुक नहीं पाती और बाहर निकलने की कोशिश करती है। बाहर साइरस फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है और बात करना चाहता है। इस बार जी उसे मुक्का मारती है और कहती है कि अब और झगड़ा नहीं चाहिए। वह कहती है कि सबसे अच्छा होगा कि वे दोनों अलग अलग रास्ते जाएं और बीते समय को भूल जाएं। लेकिन साइरस के अनुसार उसकी जिंदगी जी की वजह से तबाह हो गई थी। जो भी दर्द उसने झेला उसके लिए जी को इसका भुगतान करना होगा। यह कहते हुए साइरस अपने दोस्तों को संकेत देता है। वे जी को पकड़ते हैं और साइरस उसे मारना शुरू कर देता है। खुशकिस्मती से सही समय पर केफर, यूरी, साई, डेविड और सेक्शन ई के लड़के पहुंचते हैं और साइरस और उसके दोस्तों को खूब मारने लगते हैं। इस अराजकता के बीच डेविड जी का ख्याल रखता है और उसे सपोर्ट करता है। केफिर और यूरी साइरस को इतना जोर से मार रहे होते हैं कि जी उन्हें एगो रोकती है और कहती है कि अब छोड़ दो। याद रखो कि साइरस कुछ दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ था। वे उसकी बात सुन लेते हैं, लेकिन दोनों साइरस को चेतावनी देते हैं कि जी से दूर रहे। बाकी लड़के भी आगे आते हैं और कहते हैं कि जी उनकी दोस्त है, उनकी क्लासमेट है और उनके परिवार का हिस्सा है और वे हर कदम पर उसकी रक्षा करेंगे। केफिर साइरस की ओर देखता है और कहता है जी मेरी है, इसे याद रखो। इस बीच
स्कूल की लड़कियां सेक्शन ई के लड़कों को देख रही होती हैं। फिर केफिर जी को अपनी बाहों में उठाता है और बाहर ले जाता है। वह उसे किस करता है और कहता है कि यह किस उसकी सुरक्षा के लिए है। दूर से यूरी सब कुछ जलते हुए जलन के साथ देख रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद कैंपसाइट में लंच का समय आता है। सभी खाने के लिए बैठते हैं। जी सोचती है कि कुछ ही पल पहले ये लड़के उसे इतनी ताकत से बचा रहे थे और अब जैसे ही खाना आया ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उसे भूल ही दिया। तब डेविड आता है और पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। वह उसे अस्पताल ले जाना चाहता है अगर कहीं चोट लगी हो, लेकिन जी मना कर देती है। थोड़ी देर बाद यूरी और केफिर उसके सामने बैठते हैं और केफिर उसे खाना खिलाता है। केफिर के संकेत पर डेविड चले जाते हैं। जी के पास बैठकर केफिर कहता है कि अब से वह बिना बताए घर से बाहर नहीं निकलेगी। उनमें से कोई एक हमेशा उसके साथ रहेगा, क्योंकि अगर आज वे समय पर नहीं पहुंचे होते तो जी अस्पताल में घायल पड़ी होती। साथ ही केफिर और यूरी उसे सवाल पूछते हैं कि उसे कैसे पता चला कि साइरस स्कूल में होगा। क्या वह अपने एक्स से मिलने गई थी? जी गुस्से में जवाब देती है कि वह बच्ची नहीं है कि सब कुछ बताती रहे, और अगर उसने साइरस से मुलाकात की तो इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या वे जल रहे हैं? केफिर और यूरी सहमते हैं। उनके अनुसार अगर वह लड़की जिसे वे प्यार करते हैं अपने एक्स से मिलती है तो उनका गुस्सा आना लाजिमी है। सेक्शन ई के बाकी लड़के भी सहमत होते हैं और कहते हैं कि वे बिना हिचकिचाए अपनी गर्लफ्रेंड के एक्स को सबक सिखा देंगे। केफिर कहता है कि अगर जी फिर से साइरस से मिलेगी तो वह उसे अपने घर में बंद कर देगा। यूरी कहता है कि वह साइरस को जला देगा। उनकी बातें जी को गहराई से परेशान कर देती हैं। उस रात सभी को पता चलता है कि कैंपसाइट से उनका सामान चोरी हो गया है। वे एक स्कार्फ पाते हैं जो सेक्शन ए की लड़की का था और तुरंत समझ जाते हैं कि सेक्शन ए ने उनका सामान चुराया है। इसी समय SA एक मृत सांप पाता है। लड़के एक योजना बनाते हैं कि इस सांप से सेक्शन ए की लड़कियों को डराया जाए। अगली सुबह वे योजना को लागू करते हैं और सफलतापूर्वक सेक्शन ए की लड़कियों को डराकर भागा देते हैं। जब वे चले जाते हैं तो लड़के अपना सारा चोरी हुआ सामान वापस पा लेते हैं। वे वहीं जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वे अपने कैंपसाइट लौटते हैं वे तय करने लगते हैं कि कौन किसके साथ टेंट शेयर करेगा, क्योंकि सेक्शन ए ने कुछ टेंट्स को नुकसान पहुंचाया था। जी और SI तय करते हैं कि वे एक ही टेंट में रहेंगे, लेकिन केफिर और यूरी आपत्ति जताते हैं कि SI लड़का है तो जी उसके साथ क्यों रहे। केफिर चाहता है कि जी उसके साथ टेंट शेयर करे, लेकिन यूरी पूरी तरह से विरोध करता है। आखिरकार केफिर आदेश देता है कि जी अकेले एक टेंट में रहेगी और उसके साथ कोई नहीं सोएगा, लेकिन जी मना कर देती है और कहती है कि वह SI के साथ रहेगी क्योंकि उसे उसका साथ याद आता है। अंततः केफिर और यूरी इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार जी और साई भाई बहन जैसे हैं, इसलिए वे इसे नजरअंदाज करने का फैसला करते हैं। अगले दिन जब जी बाथरूम जा रही होती है वह रॉकी से बात करती है जिसने उसके गले पर एक निशान देखा था। रॉकी मान लेता है कि यह केफिर का लव बाइट है, लेकिन वह निशान लव बाइट नहीं था। वास्तव में यह उस चोट का निशान था जो साइरस ने उसे मारा था। जी उसे सच नहीं बताती। रॉकी अब भी मानता है कि केफिर इसके लिए जिम्मेदार है और जी को फ्रेया के बारे में बताता है। वह कहती है कि केफिर ने फ्रेया के साथ बुरा व्यवहार किया, उसका जीवन मुश्किल बना दिया और उसे मारा भी। जी को केफिर और फ्रेया के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वह इसे नजरअंदाज कर देती है। लेकिन लंच के समय फ्रेया जी से छोटी सी बात पर झगड़ने लगती है। उसने पता लगा कि जी केफिर के साथ रिलेशनशिप में है और यूरी से सगाई की हुई है। गुस्से में फ्रेया ने जी के बाल खींच ली। यूरी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेया उसकी भी बेइज्जती करती है और उसे धक्का दे देती है। इस पूरे हंगामे में जी को पता चलता है कि फ्रेया पहले पर्सी की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी थी। फ्रेया चाहती थी कि जी को केफिर और यूरी के बारे में कुछ सच बताए, लेकिन गुस्से में वह भाग जाती है। फिर भी जी की जिज्ञासा कम नहीं होती। वह केफिर और यूरी से पूछती है कि फ्रेया ने क्या मतलब कहा था, लेकिन न तो वे और न ही बाकी लड़के उसे कुछ बताते हैं। केफिर और यूरी बस इतना कहते हैं कि फ्रेया एक गलती थी। गुस्से में जी अकेले जंगल की ओर चली जाती है। वहां उसे फ्रेया रोती हुई मिलती है। जी उसके पास बैठती है और आखिरकार फ्रेया उसे सच बताती है। फ्रेया बताती है कि कुछ साल पहले एला के बाद वह यूरी की गर्लफ्रेंड बनी थी। वह उसके प्रति बेहद वफादार थी और सच में बहुत खुश थी। उसने अपना भविष्य उसके साथ देखा था, लेकिन यूरी ने उसे इस्तेमाल करने के बाद अचानक एक दिन छोड़ दिया। तभी केफिर ने उसका साथ दिया और वह केफिर की गर्लफ्रेंड बन गई, सोचकर कि इससे यूरी को जलन होगी। लेकिन केफिर यूरी से कहीं ज्यादा जलनखोर था। अपने जलन के चलते केफिर ने उसे मारा और धमकी दी कि वह उसकी अनुमति के बिना किसी से भी नहीं मिल सकती। वह उसके लिए एक तरह की गुलाम बन गई। फिर भी क्योंकि वह उसे प्यार करती थी उसने उसकी हर बात मानी। अंत में केफिर ने भी उसे इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। दर्द को भूलने के लिए उसने दूसरे लड़कों से डेटिंग करना शुरू किया। लोग उसे गोल्ड डिगर और प्रोस्टिट्यूट कहकर बुलाने लगे, जबकि केफिर और यूरी को किसी ने दोष नहीं दिया। फ्रेया कहती है कि पर्सी ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन वह एक हादसे में मर गया। ज्यादातर लोग अब भी नहीं जानते कि पर्सी असल में जिंदा है। अंत में फ्रेया जी को चेतावनी देती है। वह कहती है कि चाहे केफिर हो या यूरी, उनमें से कोई भी उसके लिए सही नहीं है। दोनों उसे इस्तेमाल करेंगे और फिर छोड़ देंगे, और एक दिन लोग जी पर भी वही गंदी आरोप लगा देंगे। ये कहकर फ्रेया आंसुओं के साथ चली जाती है। जी पीछे रह जाती है, केफिर और यूरी के बारे में सोचते हुए खोई हुई। जी के दिमाग में बार बार फ्रेया की कही हुई बातें गूंज रही हैं। वह सोचती है क्या वाकई यूरी ने फ्रेया को इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया, और जब फ्रेया केफिर के साथ रिलेशनशिप में थी तो क्या केफिर ने सच में उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर तकलीफ दी थी। जी के लिए ये सब मानना बहुत मुश्किल है। उसे यकीन ही नहीं होता कि केफिर ऐसा कुछ कर सकता है। तभी सेक्शन ई के कुछ लड़के नदी पर तैरने आ जाते हैं। यूरी और केफिर वहां नहीं होते क्योंकि दोनों सबका सामान संभाल रहे होते हैं। लड़के मजाक करने लगते हैं, जी को छेड़ते हैं और उसे पानी में खींचने की कोशिश करते हैं ताकि वह भी उनके साथ तैरे। इसी बीच अचानक साई बोल देता है कि उसने जी को नंगा देखा है। सब हैरान रह जाते हैं और जी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तभी साई शांति से समझाता है कि उसने जी की पीठ देखी थी और वहां एक निशान है। जी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे याद ही नहीं कि उसकी पीठ पर कोई जन्म निशान है। वह थोड़ा सा अपना टॉप उठाकर उन्हें देखने को कहती है। जब लड़के देखते हैं तो वहां सच में एक निशान होता है, लेकिन उनके मुताबिक वह जन्म निशान नहीं बल्कि किसी गर्म लोहे से जला हुआ निशान लगता है। उसी पल जी को अपनी आंटी की एक बात याद आती है। उसकी आंटी ने बताया था कि बचपन में वह उसे उस चोट के लिए डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन वह घाव कभी ठीक नहीं हुआ। पर जी आज तक नहीं जानती कि उसे वह चोट लगी कैसे थी, क्योंकि किसी ने उसे सच कभी बताया ही नहीं। ये सब सोचकर जी बिल्कुल चुप और गंभीर हो जाती है। माहौल हल्का करने के लिए SAI और बाकी लड़के उसे पानी में खींच लेते हैं। कुछ ही देर में सब हंसते खेलते छींटे उड़ाते हुए मस्ती करने लगते हैं, साथ में तस्वीरें लेते हैं और उस पल को जीते हैं। थोड़ी देर बाद जी अपने दोस्तों के साथ डाइनिंग हॉल
की ओर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एंगेलो से होती है जो बेहद गुस्से में होता है। उसे पता चल चुका होता है कि जी साइरस से मिली थी और अब साइरस अस्पताल में बुरी हालत में पड़ा है। एंजेलो को लगता है कि शायद जी ने ही साइरस को मारा होगा क्योंकि वह जानता है कि गुस्से में जी अपना आपा खो देती है। तभी आइरिस भी वहाँ पहुंच जाता है और वह भी जी पर नाराज होता है। जी पूरी बात समझा ही नहीं पाती और ऊपर से एंजेलो लगातार उस पर चिल्लाता रहता है। तभी केफिर बीच में आता है और साफ साफ कहता है कि साइरस को उसने मारा था क्योंकि साइरस ने जी पर हाथ उठाया था। वह चेतावनी देता है कि अगर कोई भी फिर कभी जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसका भी वही हाल होगा। ये सुनकर एंजेलो के पास कहने को कुछ नहीं बचता। वह जी और केफिर को वापस कैंप भेज देता है। बाद में जब जी और केफिर अकेले होते हैं तो जी आखिरकार फ्रेया के बारे में पूछ ही लेती है। वह सीधे सवाल करती है, क्या सच में उसने फ्रेया को चोट पहुंचाई थी? केफिर झूठ नहीं बोलता। वह मान लेता है कि उसने फ्रेया को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से चोट पहुंचाई थी। वह बताता है कि वह फ्रेया से बहुत प्यार करता था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि फ्रेया अभी यूरी से प्यार करती थी और सिर्फ उसे जलाने के लिए उसके साथ थी। एक दिन माइकल ने उसे फ्रेया और आइरिस की एक फोटो दिखाई जिसमें वे किस कर रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि फ्रेया ने उसे धोखा दिया है। गुस्से में आकर उसने वह सब कर दिया जिसका उसे आज पछतावा है। वह कहता है कि शायद वह अपने पिता जैसा ही है जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। ये सुनकर जी उसे समझाती है कि वह अपने पिता जैसा नहीं है, वह उनसे अलग है, बेहतर है। केफिर वादा करता है कि वह कभी भी जी पर हाथ नहीं उठाएगा और उससे कभी कोई बात नहीं छुपाएगा। वह उसे अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता देता है और जी के लिए इतना ही काफी होता है। लेकिन यूरी का क्या उसने सच में फ्रेया को इस्तेमाल किया था? केफिर कहता है कि वह यूरी के बारे में सच नहीं जानता, वह सिर्फ अपने बारे में ही बोल सकता है। इसके बाद दोनों वापस अपने कैंप लौट जाते हैं। कुछ घंटों बाद रात के करीब 3 बजे गर्मी की वजह से जी की नींद खुलती है। आंखें खोलते ही वह चौंक जाती है। वह देखती है कि एक तरफ केफिर और दूसरी तरफ यूरी उसी टेंट में उसके साथ सो रहे हैं। इतना ही नहीं, वह रस्सी से बंधी हुई होती है। दोनों उसे वापस सोने के लिए कहते हैं और केफिर उसे मजाक में बरकूड़ा भी कहता है। धीरे धीरे जी को पिछली रात की टूटी फूटी यादें आने लगती हैं। शराब पीने के बाद वह पूरी तरह बेकाबू हो गई थी और उसने जबरदस्त हंगामा कर दिया था। अब वह दोनों से विनती करती है कि उसे खोल दें। उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। केफिर और यूरी उसके शरीर से रस्सियां ढीली कर देते हैं। जब वे उसे टेंट के बाहर लाते हैं तो जी देखती है कि सेक्शन ई के सारे लड़के उससे डरे हुए हैं। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों। यूरी उससे बताता है कि थोड़ी देर पहले उसने सबको बुरी तरह डरा दिया था। तभी केफिर उससे पूछता है कि यह बैरिकोडा कौन है जिसका किरदार वह निभा रही थी। जी बताती है कि बैरिकोडा एक किरदार था जिसे उसने कभी स्कूल के ड्रामा में निभाया था, लेकिन उसे सच में याद नहीं कि नशे की हालत में उसने क्या क्या किया। फिर फेलिक्स अपने फोन में एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में जी एक चुड़ैल की तरह बैरिकोडा बनकर सबको धमका रही होती है, सबको पीटने की बात कर रही होती है और यहाँ तक कि साई की बलि देने वाली होती है। इसी वजह से सारे लड़के उससे डर गए थे और अब उससे विनती करते हैं कि वह दोबारा कभी ज्यादा शराब न पिए। हालांकि केफिर और यूरी को उसका यह बर्ताव काफी क्यूट लगा था, लेकिन क्योंकि वह पूरी तरह बेकाबू थी इसलिए उन्होंने उसे बांध दिया। फिर भी उसे संभालना मुश्किल था, इसीलिए दोनों उसके दोनों तरफ सो गए थे ताकि वह काबू में रहे। यह सुनकर जय सबसे माफी मांगती है। अगली सुबह जब जी नहाने के लिए बाथरूम जाती है तो उसकी मुलाकात फ्रेया से होती है। फ्रेया कहती है कि उसे जी के शरीर से जलन होती है क्योंकि जी उससे ज्यादा आकर्षक है। जी उसकी आंखों में देखती है और कहती है कि वह थोड़ी देर पहले रो रही थी। यह सुनकर फ्रेया शर्मिंदा हो जाती है और अपने काम में लग जाती है। उसी पल जी को लगता है कि फ्रेया के झुमके उसे कहीं देखे हुए लग रहे हैं, लेकिन वह इस ख्याल को नजरअंदाज कर देती है। बाद में जब जी डाइनिंग एरिया में जाती है तो सेक्शन ई के लड़के उसे बैरिकोडा कहकर चिढ़ाने लगते हैं। यह बात जी को बहुत परेशान करती है। यूरी मुस्कुरा रहा होता है लेकिन केफिर सबको चुप रहने की चेतावनी देता है। उसकी एक सखर्त नजर से सारे लड़के चुपचाप बैठ जाते हैं। उस दिन के खाने में रोस्टेड सुअर का मांस होता है जो जी का पसंदीदा है। वह बहुत खुश हो जाती है, लेकिन आखिरी पल में फ्रेया उसकी प्लेट गिरा देती है। केफिर, यूरी और बाकी लड़के फ्रेया से बहस नहीं करना चाहते इसलिए चुप रहते हैं, लेकिन जी गुस्से में फ्रेया को डांट देती है। वह तंज कसते हुए कहती है कि उस सुअर ने इतना खाना खाया, इतना अच्छा शरीर बनाया सिर्फ इसलिए कि वह उनका खाना बने, लेकिन आखिर में जी उसे खा भी नहीं पाई। वह कहती है कि उस बेचारे सुअर की कुर्बानी बेकार चली गई और नाटकीय अंदाज में उसे बेचारा सुअर कहती है। यह सुनकर फ्रेया जी को पागल कहती है और वहां से चली जाती है। लड़के जय की बातों पर हंसने लगते हैं, लेकिन तब तक सारा मांस खत्म हो चुका होता है और जय के पास खाने को कुछ नहीं बचता। तभी केफिर उसके पास आता है और अपनी प्लेट उसे दे देता है जिसमें अभी भी मांस होता है। केफिर का इतना ख्याल देखकर जी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें इतना करीब देखकर यूरी के दिल में जलन जल उठती है। उस रात खाने के बाद सब हंसते मजाक करते हुए कैंप साइट की ओर लौटते हैं। रास्ते में जी साई को अलग बुलाती है। वह उससे एक बात पूछना चाहती है जो उसे बहुत परेशान कर रही थी। वह पूछती है कि एक बार सेक्शन ई के लड़कों ने उससे क्यों कहा था कि अगर उन्होंने कभी उसके साथ कुछ गलत किया हो तो वह उन्हें माफ कर दे। किसी वजह से एसएआई उस सवाल से बचता रहता है। कभी वह पास से गुजरते टीचर से बात करने लगता है तो कभी जी से कहता है कि वह दूसरों के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलने चलो। जी ज्यादा जोर नहीं देती और सबके साथ खेल में शामिल हो जाती है। लड़के साफ तौर पर एक दूसरे के साथ खुश नजर आते हैं। उन्हें देखकर जी अपने मन में सोचती है कि काश सेक्शन ई के लड़के हमेशा ऐसे ही खुश रहें, साथ रहें और उसकी वजह से उनके बीच कभी कोई लड़ाई ना हो। ट्रूथ एंड डेयर के दौरान अचानक डेविड जी से एक चौंकाने वाला सवाल पूछता है। वह पूछता है कि अगर केफिर उसकी जिंदगी में ना होता तो क्या जी उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने देती। जी सन्न रह जाती है। केफिर और यूरी दोनों साफ तौर पर गुस्से में नजर आते हैं। डेविड जल्दी से हंसकर कहता है कि वह मजाक कर रहा था और बात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन अब यह साफ हो चुका था कि डेविड के दिल में जी के लिए सच में भावनाएं हैं। इसके बाद एक क्लासमेट जी से उसकी पीठ पर बने निशान के बारे में पूछता है। जी खुद उसके बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए वह क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आता। जैसे ही उस निशान का जिक्र होता है वह घबरा जाती है। सिन और कुछ दूसरे लड़के उससे कहते हैं कि अगर उसे असहज महसूस हो रहा है तो उसे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। तब जी धीरे से कहती है कि उसके शरीर पर ऐसे कई निशान हैं, लेकिन उसे आज भी याद नहीं कि उसे चोट कैसे लगी थी। वह बताती है कि उसकी दादी ने कभी कहा था कि उसके सौतेले पिता ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था और शायद तभी उसके शरीर पर ये निशान बने होंगे। यह सुनकर सबके दिल में जी के लिए गहरा दर्द और अफसोस भर जाता है। माहौल को हल्का करने और बातों को ज्यादा भारी होने से रोकने के लिए सब मिलकर फिर से खेल जारी रखने का फैसला करते हैं। खेल के दौरान एक क्लासमेट यूरी से पूछता है कि उसे जी से प्यार कब हुआ। यूरी शांत स्वर में जवाब देता है कि उनसे मिलने के पहले ही हफ्ते में। तभी अचानक जॉश यूरी और जी की सगाई के बारे में पूछ बैठता
लगता है। अब तक इस सगाई के बारे में सिर्फ केफिर को ही पता था। जैसे ही जॉश यह बात जोर से कहता है, सब हैरान रह जाते हैं। केफिर तुरंत सबको चुप कराता है और कहता है कि यूरी और जी की सगाई सिर्फ एक पारिवारिक समझौता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। डेविड गुस्से में आकर पूछता है कि केफिर ने इतनी बड़ी बात उनसे क्यों छुपाई। यह सुनते ही केफिर भड़क जाता है और डेविड से चुप रहने को कहता है। वह कहता है कि उसे पहले से पता है कि डेविड चोरी छिपे पर्सी के साथ मिलकर काम कर रहा है और उन सब पर नजर रख रहा है। अब तक किसी को यह तक नहीं पता था कि पर्सी जिंदा है। ये खुलासा सुनते ही सब सन्न रह जाते हैं। इस बिंदु पर हालात पूरी तरह बिगड़ जाते हैं। एक बार फिर केफिर के ग्रुप और यूरी के ग्रुप के बीच बहस शुरू हो जाती है। उन्हें इस तरह लड़ते हुए देखकर जी का दिल टूट जाता है। जॉश कहता है कि यह सब जी की वजह से हो रहा है। अगर जी सही समय पर सेक्शन ई छोड़ देती तो दोस्त दो गुटों में बांटकर आपस में नहीं लड़ते। जॉश की बातें जी को अंदर तक चोट पहुंचा देती हैं। यह देखकर केफिर अपना आपा खो देता है और जॉश पर हाथ उठाने ही वाला होता है। वह उसे चेतावनी देता है कि अगली बार जी से बात सोच समझ कर करे, लेकिन तब तक दोनों गुटों के बीच झगड़ा और तेज हो चुका होता है। बेहद टूट चुकी जी एक जगह बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी सौभाग्य से टीचर ऑलवी सही समय पर पहुंच जाते हैं और लड़ाई को रोक देते हैं। कुछ समय बाद जी अपने टेंट के अंदर होती है। तभी उसे एहसास होता है कि केफिर उसे बाहों में भरकर सो रहा है। लेटी हुई जी अपने ख्यालों में डूब जाती है। वह सोचती है कि शायद जॉश सही था, उसे मौका मिलने पर सेक्शन ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन जब वह समय आया तो वह केफिर को पीछे छोड़ क्यों नहीं पाई। अब सब कुछ उसे बहुत उलझा हुआ लगने लगता है। वह प्यार से केफिर के चेहरे और होंठों को छूती है और धीरे से खुद से कहती है कि सोते हुए केफिर कितना प्यारा लगता है। वह सोचती है कि क्या केफिर सच में उससे प्यार करता है। यह पहली बार है जब उसने ऐसा प्यार महसूस किया है। चाहे वह हमेशा उलझन में क्यों न रहे, वह इतना जरूर जानती है कि केफिर के साथ रहने पर उसे सुकून और खुशी मिलती है। एक बात बिल्कुल साफ फटा है, वह उसे खोना नहीं चाहती। इन भावनाओं के साथ जी केफिर के और करीब आ जाती है। उसे चूमने ही वाली होती है कि अचानक केफिर बोलता है और कहता है कि अगर उसे चूमना है तो जल्दी कर ले। जी हैरानी से जम जाती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि केफिर जाग रहा था और उसकी सारी बातें सुन रहा था। केफिर उसे अपने और पास खींचता है और हल्के से पूछता है कि क्या वह उसे चूम सकता है। जी मना नहीं करती और उसी पल केफिर उसे चूम लेता है। दोनों के बीच एक बेहद रोमांटिक पल बनता है। लेकिन तभी बाहर से दोस्तों की आवाज आती है। वे कहते हैं कि यूरी गायब है। यह सुनते ही जी और केफिर तुरंत यूरी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जल्दी ही वे उसे थोड़ी दूरी पर एला से बात करते हुए देखते हैं। दोनों छुपकर उनकी बातें सुनते हैं। एला रो रही होती है और यूरी से रिश्ता तोड़ने के लिए माफी मांग रही होती है। सच ये था कि एला ने यूरी की मां की वजह से उससे रिश्ता तोड़ा था। यूरी की मां नहीं चाहती थी कि एला उसके साथ रहे। उसने एला को धमकाया था कि अगर उसने रिश्ता जारी रखा तो वह यह सुनिश्चित कर देगी कि एला का परिवार कभी कोरिया में बस न सके। यूरी का परिवार एशिया में बहुत ताकतवर है। डर के कारण एला को झुकना पड़ा। यूरी की मां की वजह से ही एला ने सेक्शन भी छोड़ दिया था। एला कबूल करती है कि वह आज भी दिल से यूरी से प्यार करती है। उसने कभी केफिर से प्यार नहीं किया, लेकिन यूरी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वह साफ कह देता है कि अब वह जी से प्यार करता है। वह एला से पूछता है कि अगर वह उससे इतना प्यार करती थी तो उस वक्त उसने उसे छोड़कर अपने परिवार को क्यों चुना। इससे बस यही साबित होता है कि उसके लिए उसका परिवार उससे ज्यादा मायने रखता था। दूर से केफिर और जी ये सब सुन लेते हैं। एरिस भी ये सुन लेता है। गुस्से में एरिस यूरी की ओर बढ़ता है, ये सोचकर कि यूरी एक बार फिर एला को उससे छीनने की कोशिश कर रहा है। तभी केफिर बीच में आ जाता है और एरिस को पकड़कर रोक लेता है, लेकिन एरिस का गुस्सा कम नहीं होता। वह कहता है कि एला खुद उसके पास आई थी और उससे रिश्ता बनाने के लिए कहा था ताकि वह केफिर को छोड़ सके और यूरी को भूल सके। अब क्या वह फिर से यूरी के लिए उसे छोड़ने वाली है? एला के पास कोई जवाब नहीं होता। वह बस एरिस से माफी मांगने लगती है। गुस्से में जब एरिस यूरी पर हाथ उठाने की कोशिश करता है तो केफिर उसे जोर से घूंसा मारकर एक तरफ धकेल देता है। अब यूरी का गुस्सा केफिर पर फूट पड़ता है। उसे इस बात का बहुत गुस्सा होता है कि केफिर को एला और उसकी मां के बीच की सच्चाई पता थी, फिर भी उसने उसे कुछ नहीं बताया। गुस्से से भरा यूरी वहां से चला जाता है। जी समझ नहीं पाती कि वह किसे रोके और हालात को कैसे संभाले। वह केफिर से कहती है कि वह एरिस का ख्याल रखे और खुद यूरी के पीछे दौड़ पड़ती है। तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। काफी देर तक ढूंढने के बाद जी को यूरी अकेला बैठा हुआ रोता हुआ मिलता है। उसे तेज बुखार भी होता है। जी उसे सहारा देती है। उस पल यूरी उससे कहता है कि वह उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी। वह कहता है कि वह उसे कभी खोना नहीं चाहता। यह सुनकर जी यूरी को गले लगा लेती है और मन ही मन सोचती है कि काश उसने सब कुछ पहले ही साफ कर दिया होता। अगर ऐसा होता तो आज यूरी उसे इस तरह इंतजार करते हुए न मिलता। फिर यूरी उसे अपनी माँ के बारे में बताता है। वह समझाता है कि उसकी माँ का परिवार जापान में बहुत ताकतवर है। वह कई सालों तक माई नहीं बन पाई थी और बहुत देर बाद यूरी का जन्म हुआ। इसी वजह से वह उसे लेकर बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक है। जी को यह भी पता चलता है कि यूरी की एक गोद ली हुई बहन है जिसका नाम यी है। फिर यूरी एक और चौंकाने वाला सच बताता है। वह कहता है कि उनकी सगाई उसके दादाजी ने नहीं बल्कि एंजेलो ने तय करवाई थी। एंजेलो का बिजनेस दिवालिया हो चुका था और यूरी ने एक सौदा रखा। अगर वह जी से शादी करेगा तो उसका परिवार एंजेलो के बिजनेस को दोबारा खड़ा करने में मदद करेगा। हालांकि यूरी जोर देकर कहता है कि उसका प्यार किसी बिजनेस डील का हिस्सा नहीं है बल्कि सच्चा है। साथ ही वह यह भी मान लेता है कि केफिर जी के लिए उससे बेहतर है और वह खुद जी के लायक नहीं है। यह सब सुनकर जी पूरी तरह टूट जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एंजेलो उसके साथ ऐसा सौदा कर सकता है। उसके लिए यह प्यार नहीं था। उसे लगने लगता है कि यूरी के लिए वह प्यार से ज्यादा एक जुनून बन चुकी है। यूरी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगली सुबह जी यूरी को जगाती है। वह उसकी गोद में सिर रखकर सो गया था। यूरी उससे माफी मांगता है और कहता है आई लव यू, लेकिन जी कोई जवाब नहीं देती। फिर भी यूरी उसे गले लगा लेता है। उसी पल केफिर जी को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और उन्हें इस हालत में देख लेता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वह सारी रात ढूंढ रहा था वह यूरी की बाहों में मिलेगी। जी केफिर को सब कुछ समझाना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही सेक्शन के लड़के उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि वह ठीक है या नहीं। तब तक केफिर गुस्से में वहां से जा चुका होता है। जी उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। यह देखकर यूरी जलन से भर जाता है। जी पूरी कोशिश करती है कि केफिर को सब कुछ समझा सके, लेकिन वह सुनने से इनकार कर देता है। केफिर कहता है कि आज जो भी हुआ वह उसे पूरी तरह नजरअंदाज करेगा। इतना कहकर वह चला जाता है और जी को अकेला छोड़ देता है। जी समझ नहीं पाती कि अब वह इस हालात को कैसे संभाले। जी गहरी सोच में डूबी हुई होती है। उसका मन बार बार यूरी और केफिर के बीच उलझा रहता है और उनके बीच का तनाव उसके दिल से निकलने का नाम ही नहीं लेता। ऊपर से केफिर अब उससे साफ दूरी बना रहा होता है, जिससे जी के लिए हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। तभी एंजेलो जी के पास आता है और उसे चिंता न करने को कहता है। वह जी से कहता है कि वह जाकर आइरिस को देख आए और भरोसा दिलाता है कि
केफिर और यूरी के बीच जो भी हुआ है वह खुद संभाल लेगा। साथ ही एंजेलो जी को यह चेतावनी भी देता है कि वह आइरिस से कुछ ऐसा न कहे या करे जिससे उसकी हालत और बिगड़ जाए। जब जी आइरिस को इस हालत में देखती है तो उसका दिल बैठ जाता है। वह खुद को दोषी मानती है कि आइरिस इतना ज्यादा घायल है और वह अपने ही भावनात्मक उलझनों में फंसी रही। अपराध बोध से भरी हुई जी उसे देखने जाती है, लेकिन जैसे ही आइरिस जी को देखता है वह गुस्से में उसे वहां से चले जाने को कह देता है और पास न आने की हिदायत देता है। उसकी यह प्रतिक्रिया जी को अंदर तक हिला देती है। दुखी और नाराज होकर जी उससे सवाल करती है कि उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी है कि आइरिस हमेशा उससे नाराज रहता है। जवाब का इंतजार किए बिना ही वह वहां से चली जाती है। जी के जाने के बाद आइरिस अकेला बैठा उसी के बारे में सोचता रहता है। सच्चाई ये है कि आइरिस बिना वजह जी से नफरत नहीं करता। उनके बीच एक गहरा और दर्दनाक रिश्ता जुड़ा हुआ है। जी और आइरिस की माँ एक ही है, जेना, लेकिन दोनों के पिता अलग अलग हैं। इसके बावजूद बचपन से ही जेना ने जी को आइरिस से कहीं ज्यादा प्यार दिया। जी को पूरा ध्यान, केयर और अहमियत मिली, जबकि आइरिस को हमेशा नजरअंदाज किया गया। इसका एक बड़ा कारण यह था कि आइरिस का पिता अच्छा इंसान नहीं था। जी बचपन में अक्सर बीमार रहती थी और जब भी उनकी माँ काम पर जाती तो जी की देखभाल ज्यादातर आइरिस ही करता था। फिर भी जेना ने कभी आइरिस से प्यार से बात नहीं की। बहुत छोटी उम्र में ही आइरिस को अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। उसने खाना बनाना सीखा, घर साफ करना सीखा और पूरी तरह जी की देखभाल करना सीख लिया। एक बार जब जी को तेज बुखार था और उनकी माँ घर पर नहीं थी तो आइरिस अपने ही पैसों से उसके लिए खाना लेने बाहर गया। लेकिन जब जेना लौटी तो उसकी तारीफ करने के बजाय उसने आइरिस को डांटा कि उसने जी को अकेला छोड़ दिया। गुस्से में उसने उस पर अपने जूते तक फेंक दिए। एक दिन जेना अपने एक दोस्त से दोनों बच्चों के पिता के बारे में बात कर रही थी। आइरिस ने बातचीत के कुछ हिस्से सुन लिए। आइरिस के पिता ने कभी उसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी। इसी वजह से जेना उसके स्कूल की फीस तक नहीं भर सकती थी। जिस घर में वे रहते थे वह जी के अमीर पिता ने दिलवाया था और वह जी के खर्चों के लिए नियमित पैसे भेजता था। दूसरी तरफ आइरिस का पिता बेहद हिंसक था। वह जेना को मारता पीटता था और घर के हर सदस्य के साथ बुरा बर्ताव करता था। पूरी बात आइरिस नहीं सुन पाया क्योंकि उसे उसके कमरे में भेज दिया गया और कहा गया कि बड़ों की बातों में दखल न दे। बाद में जब आइरिस के स्कूल में एडमिशन की बात आई तो किस्मत ने फिर उसका साथ नहीं दिया। जिस दिन उसे स्कूल जाना था उसी दिन जी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि उसे यूरिनरी इन्फेक्शन है और वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर के जाते ही जेना ने जी की बीमारी का दोष भी आइरिस पर डाल दिया। उसने उसे कोसा कि उसने जी का ठीक से ध्यान नहीं रखा। इसके बावजूद आइरिस ने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से स्कूल जाने की इजाजत मांगी, लेकिन जेना ने साफ मना कर दिया। उसके मुताबिक आइरिस की जिंदगी का एक ही मकसद था, जी की देखभाल करना, क्योंकि जी हमेशा बीमार रहती थी। जब भी जेना काम पर जाती आइरिस को जी के साथ घर पर ही रहना पड़ता। लेकिन वह कब तक अपनी जिंदगी का बलिदान देता रहता। उसकी माँ उससे उतना प्यार क्यों नहीं कर सकती थी जितना जी को करती थी। जब आइरिस ने दोबारा जिद की तो जेना का गुस्सा फूट पड़ा और उसने उसे मारना शुरू कर दिया। उसी समय आइरिस की दादी वहां आ गई और उन्होंने उसे बचाया। आइरिस टूटकर अपनी नानी की बाहों में रो पड़ा। यह सब देखकर जेना के मन में एक बेरहम ख्याल आया। अगले ही दिन उसने आइरिस का सामान बांधा और उसे अपनी छोटी बहन जेम्मा के घर छोड़ा। आइरिस जी के साथ रहना चाहता था क्योंकि वह उसे दिल से प्यार करता था, लेकिन जेना ने उससे झूठ कहा और उसे वहीं छोड़कर चली गई। आइरिस वहां अकेला रह गया। उसका दिल टूट रहा था क्योंकि वह जी से बेहद प्यार करता था और उसके बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन जेना ने उससे झूठ कहा। उसने भरोसा दिलाया कि कुछ ही दिनों में वह जी को भी उसके पास ले आएगी। तब तक उसे आंट जेमा और अपने कजन एंजेलो के साथ रहना होगा। जेमा, एंजेलो और यहाँ तक कि दादी ने भी आइरिस को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह रोता ही रहा। आखिर वह सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। इतनी आसानी से वह अपनी माँ और बहन से कैसे दूर रह सकता था। वह दिन आइरिस की जिंदगी का सबसे आखिरी दिन बन गया जब उसने जेना को माँ कहकर पुकारा। उसके बाद उसने जेम्मा को ही अपनी माँ मान लिया और एंजेलो को अपना सगा भाई स्वीकार कर लिया। जेम्मा ने ही आइरिस का स्कूल में दाखिला करवाया। एक बार जेना आइरिस से मिलने आई, लेकिन उसे अपने साथ वापस नहीं ले गई। उस दिन आइरिस बहुत देर तक रोता रहा। फिर भी इन सब के बावजूद आइरिस का प्यार जी के लिए कभी कम नहीं हुआ। वह उसे हमेशा अपनी सगी बहन ही मानता रहा, कभी स्टेप सिस्टर नहीं। लेकिन कुछ सालों बाद आइरिस ने एक कड़वी सच्चाई महसूस की। जी अब लोगों के सामने उसे अपना भाई नहीं बल्कि अपना कजन बताने लगी थी। पहले तो आइरिस ने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर एक दिन उसने जी के शरीर पर कुछ निशान देखे। उसे शक हुआ कि शायद जी के स्टेपफादर यानी जेना के नए पति ने उसके साथ कुछ गलत किया है। जब आइरिस ने उससे पूछने की कोशिश की तो जी बिना जवाब दिए वहां से चली गई। इसी दौरान आइरिस ने एक अजीब सी कार पर ध्यान देना शुरू किया जो हर जगह उसका और जी का पीछा करती रहती थी। कभी कभी वह कार उसके स्कूल के पास भी दिखती थी। एक दिन जब आइरिस अपने सबसे अच्छे दोस्तों यूरी, केफिर और पर्सी के साथ स्कूल गेट के पास खड़ा था, उसने वही कार फिर से देखी। उसने देखा कि एक आदमी कार से बाहर निकला। यह देखकर आइरिस एक पल के लिए सन्न रह गया। उसी समय उसे अपनी आंट जेम्मा का फोन आया। उन्होंने घबराई हुई आवाज में बताया कि जी ये लापता है। आइरिस समझ गया कि जी कहाँ हो सकती है। वह दौड़ता हुआ उस पार्क की तरफ गया जहाँ वह हमेशा जी से मिलता और उसके साथ खेलता था। उस पल डर ने उसके दिल को जकड़ लिया। उसे डर था कि कहीं उसे जी घायल हालत में या खून से लथपथ न मिल जाए, लेकिन किस्मत से जी जिंदा मिली। हालांकि वह गहरे सदमे में थी। आइरिस उसे तुरंत घर ले आया और परिवार ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि जी को गंभीर साइकोलॉजिकल शॉक लगा है। यह असर जीवन भर उसके साथ रहेगा। उसकी बचपन की कुछ यादें मिट जाएंगी और जिंदगी के कई अहम पल उसे साफ साफ याद नहीं रहेंगे। जी खुद भी ये याद नहीं कर पा रही थी कि वह पार्क तक कैसे पहुंची या उसके साथ क्या हुआ था। वह बस बार बार आइरिस से सवाल करती रही। आइरिस ने उसे आराम करने को कहा और भरोसा दिलाया कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर आइरिस खुद को दोष देता रहा। वह सोचता रहा कि जी की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, वह खुद, उनकी माँ जेना, जी का स्टेपफादर या कोई और। कुछ साल बाद जेना ने जी को भी जेमा के घर छोड़ दिया, ठीक वैसे ही जैसे कभी आइरिस को छोड़ा था। माँ से दूर होकर जी भी गहरे डिप्रेशन में चली गई। इस दौरान एंजेलो जी के साथ काफी सख्त रहता था, जिससे वह अक्सर नाराज हो जाती थी। कई बार वह गुस्से में घर से बाहर भी चली जाती थी। एक दिन जब आइरिस उसे ढूंढने निकला तो उसने जी को उसी आदमी से बात करते देखा जो बचपन में कार से उनका पीछा करता था। अचानक उस आदमी ने जी को बेहोश कर दिया और उसका अपहरण कर लिया। जब आइरिस उसे बचाने दौड़ा तो उस आदमी के लोगों ने आइरिस को भी अगवा कर लिया। जब दोनों को होश आया तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि आइरिस का असली पिता था। इसीलिए जब आइरिस ने उसे कार से उतरते देखा था तो वह पल भर के लिए सन्न रह गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपने पिता से इस तरह
तरह मिलेगा। आयरिस का पिता जी को उससे दूर ले जाना चाहता था, लेकिन जी और आयरिस दोनों एक साथ उसके खिलाफ खड़े हो गए। इसी दौरान एक जबरदस्त और हिंसक लड़ाई छिड़ गई। इस अफरा तफरी में जी घायल हो गई। जैसे ही उसने खून देखा, वह पूरी तरह से टूट गई। उसका बचपन का डर और पैनिक अटैक वापस आ गया। डर और घबराहट की हालत में उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने आयरिस के पिता पर हमला कर दिया। लेकिन उसी उन्माद में, बिना यह समझे कि वह क्या कर रही है, उसने आयरिस को ही चाकू मार दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। आज तक आयरिस यह समझ नहीं पाया कि जी ने उस पर हमला क्यों किया, या हर बार खून देखते ही उसके साथ ऐसा क्या हो जाता था। आयरिस कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई। एक दिन केफिर, यूरी और पर्सी उसे खुश करने के लिए केक लेकर अस्पताल आए। जी भी अस्पताल आई थी, लेकिन वह कमरे के बाहर ही रुक गई। इस बीच आयरिस के मन में जी को लेकर डर बैठ चुका था। उसे वहम होने लगा कि जी हाथ में चाकू लिए बाहर खड़ी है और उसे मारना चाहती है। कुछ देर बाद जी चुपचाप वहां से चली गई। केफिर उसे बस देखने से थोड़ा सा चूक गया। बाद में जी कमरे के अंदर गई, बस आयरिस को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही आयरिस की नजर उस पर पड़ी, उसके सीने में तेज दर्द उठने लगा। उस दिन के बाद से आयरिस ने जी को खुद से दूर कर लिया। उसने उसे चेतावनी दी कि वह कभी उसके पास ना आए, कभी उससे बात ना करे। जिस बहन से वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसी ने उसकी जान लगभग ले ली थी। यह सच आयरिस को अंदर से तोड़ चुका था। आयरिस को लगा कि अगर वह जी से दूर रहेगा तो शायद वह एक सामान्य जिंदगी जी पाएगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह फिर से केफिर, यूरी और पर्सी से मिला। एक रात चारों ने साथ में लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। वे हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई, आयरिस को बेचैनी होने लगी। यूरी और बाकी सबने उसे गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन आयरिस ने किसी की बात नहीं मानी। जी द्वारा किए गए हमले की यादें उसके दिमाग में बाढ़ की तरह लौट आईं। डर पूरी तरह उस पर हावी हो गया और फिर गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया। कार पहाड़ी से नीचे गिरकर नदी में जा गिरी। इस हादसे ने उनकी दोस्ती को चकनाचूर कर दिया। पर्सी बुरी तरह घायल हो गया और कई सालों तक सबको यही लगा कि उसकी मौत हो चुकी है, जबकि सच्चाई यह थी कि वह अमेरिका में चुपचाप इलाज करवा रहा था। आयरिस, केफिर और यूरी भी गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल पहुंचे। एरिस के मन में बस एक ही चिंता थी, वह फ्रेया, पर्सी की गर्लफ्रेंड, को पर्सी की हालत के बारे में कैसे बताएगा। वक्त के साथ जिंदगी किसी तरह फिर से आगे बढ़ी। मौजूदा समय में आयरिस अस्पताल से छुट्टी लेकर घर लौटता है। वहां वह अपनी असली मां जेना को उसके नए पति एंडी के साथ देखता है। यह नजारा उसे जरा भी खुशी नहीं देता। बातों बातों में जेना से सच गलती से बाहर आ जाता है कि आयरिस और जी दोनों उसके असली बच्चे हैं। यह सुनते ही जी पूरी तरह चौंक जाती है। जब आयरिस जेम्मा को फोन करता है तो जेना का गुस्सा और भड़क उठता है। यह सच्चाई कि जी और आयरिस भाई बहन हैं, जी को अंदर तक हिला देती है। आयरिस खुद भी उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह जी को सब कुछ सच सच बता दे या फिर इस सच्चाई को छुपाए रखे। जब जी स्कूल जारी होती है, अपने ही ख्यालों में खोई हुई, उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि आयरिस उसका असली भाई है, न कि कजिन। जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उन्हीं ने उससे यह सच छुपाया। यह एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है। उसे लगता है जैसे उसके अपने परिवार ने ही उसके भरोसे के साथ धोखा किया हो। चलते चलते उसकी बचपन की यादें वापस आने लगती हैं। वह पल जब वह सबके सामने आयरिस को अपना कजिन बताया करती थी। और फिर एक समय ऐसा आया जब आयरिस अचानक ठंडा और दूर दूर सा रहने लगा, बिल्कुल किसी अजनबी की तरह। जी समझ नहीं पाती कि उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई। उसका सीना भारी हो जाता है, आंखों में आंसू भर आते हैं और वह चुपचाप रोने लगती है। उसका मन पिछले 6 दिनों की सारी घटनाओं में उलझ जाता है। 6 दिन पहले वह केफिर को लेकर बहुत परेशान थी। कैंपिंग ट्रिप के दौरान उसे यूरी के करीब देखकर केफिर बहुत गुस्सा हो गया था। उस दिन के बाद से उसने जी के किसी भी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दिया। ऊपर से सेक्शन ई 2 हिस्सों में बढ़ गया था और लगातार झगड़े हो रहे थे। साथ ही उसे यूरी और एला के ब्रेकअप की सच्चाई भी पता चल गई थी। इतनी सारी सच्चाइयां, इतने झटके, वो भी इतने कम समय में। जी पूरी तरह टूट चुकी थी। सब कुछ सहन न कर पाने की हालत में वह केफिर के घर उसे देखने चली जाती है, लेकिन वहां केगन उसे बताता है कि केफिर घर पर नहीं है। यह सुनकर जी को लगता है कि शायद उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह सोचने लगती है कि आखिर केफिर गया कहाँ होगा। केगन केफिर को फोन करता है और बताता है कि जी उसे देखने आई थी। तभी यह पता चलता है कि केफिर इस समय लंदन में है। हालांकि उसकी वजह बाद में सामने आएगी। केफिर जी के मैसेज देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वह सिर्फ मन ही मन सोचता है कि जी को थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इस समय उसे किसी और जरूरी चीज पर ध्यान देना है। 3 दिन बाद एंजेलो जी को एक वेडिंग ड्रेस बुटीक में ले जाता है, जहां उसे यूरी की मां से मिलना होता है। यूरी की मां के आते ही एंजेलो वहां से चला जाता है। आज जी वहां अपनी शादी की ड्रेस ट्राई करने आई होती है। शुरुआत में सब कुछ बहुत अजीब और असहज लगता है, लेकिन जब जी पहली बार वेडिंग ड्रेस पहनती है तो उसके दिल में एक अनजानी सी भावना जन्म लेती है। थोड़ी रोमांटिक, थोड़ी घबराहट भरी। खुद को पहली बार दुल्हन के रूप में देखकर उसके दिल में एक अजीब सी खुशी भर जाती है, जिसे वह शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती है। लेकिन यह खुशी अधूरी होती है, क्योंकि जिससे वह शादी करना चाहती है वह यूरी नहीं बल्कि केफिर है। जी सोचती है कि उसे अब तक यूरी की पूरी सच्चाई नहीं पता, तो वह उससे शादी कैसे करे, और शादी के बाद वह यूरी के जहरीले परिवार का हिस्सा भी नहीं बनना चाहती। तभी यूरी की मां सीधे सीधे जी से कह देती है कि वह कभी भी जी को अपनी बहू के रूप में नहीं चाहती है। यह सुनकर जी सन्न रह जाती है। इसके बाद यूरी की मां अपना दिल खोलकर पूरी सच्चाई बताती है। वह बताती है कि जब उसने यूरी के पिता से शादी की थी तो उसके ससुराल वालों ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। वह न तो जापानी थी और न ही किसी अमीर परिवार से आती थी। लेकिन जब यूरी का जन्म हुआ तो सब कुछ बदल गया। यूरी उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उसके जन्म के बाद ससुराल वालों ने उसे अपनाया और उनका डूबता हुआ पारिवारिक बिजनेस भी संभल गया। यूरी पूरे परिवार के लिए लकी चार्म बन गया। इसी वजह से भले ही यूरी ने कभी कुछ मांगा नहीं, फिर भी परिवार ने उसे सब कुछ दिया। लेकिन जब यूरी की मां ने उसकी गर्लफ्रेंड एला को देखा तो उसे एला बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे पता था कि अगर यूरी किसी जापानी लड़की से शादी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी को यह परिवार कभी स्वीकार नहीं करेगा। वह नहीं चाहती थी कि यूरी को पारिवारिक झगड़ों की वजह से दर्द सहना पड़े। उसे यह भी मालूम था कि केफिर और यूरी दोनों ही एला की परवाह करते हैं। इसीलिए उसने केफिर से कहा कि वह एला को अपने प्यार में फंसाकर उसे यूरी से दूर कर दे। योजना कामयाब हो गई, लेकिन एला से ब्रेकअप के बाद यूरी पूरी तरह टूट गया। उसने अपने बालों का रंग बदल लिया और हर समय नशे में डूबा रहने लगा। फिर जब यूरी की मुलाकात जी से हुई तो वह धीरे धीरे फिर से खुश होने लगा, बिल्कुल अपने पुराने रूप में लौट आया। इसी वजह से यूरी के कहने पर उसकी मां ने जी से उसकी शादी के लिए हाँ कर दी, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा फिर से मुस्कुरा सके। उसने जी को सिर्फ यूरी की खुशी के लिए स्वीकार किया और उससे विनती की कि वह हमेशा यूरी के साथ रहे, कभी उसे छोड़कर न जाए और उससे शादी कर ले। यह सब सुनकर जी का दिल बुरी तरह टूट जाता है। आंखों में आंसू लिए वह यूरी की मां को गले लगाती है और उन्हें तसल्ली देने की कोशिश
कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर जी सच जानती है, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह यूरी को सच्ची खुशी नहीं दे सकती क्योंकि उसका दिल तो केफिर का है। कुछ समय बाद जब केफिर लंदन से वापस आता है और जी को कॉल करता है तो जी फोन नहीं उठाती। इसके बजाय यूरी केफिर को जी की वेडिंग ड्रेस में एक फोटो भेजता है और कहता है कि अब केफिर कुछ भी नहीं कर सकता, अब जी उसी की है और उनकी शादी होकर रहेगी, केफिर को पीछे हट जाना चाहिए। उसी शाम जी घर लौटती है और वहां अपनी माँ और नानी को देखती है। उसकी माँ का नया बॉयफ्रेंड एंडी भी वहां मौजूद होता है। नानी को देखकर जी खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर एंडी पर पड़ती है उसके मन में अचानक डर की लहर दौड़ जाती है। ये वही डर था जो उसने अपने पुराने सौतेले पिता टोनी से मिलने पर महसूस किया था, जिसने कभी उसके साथ गलत किया था। जी की बेचैनी को महसूस कर उसकी मौसी सबको डाइनिंग एरिया में ले जाती है ताकि उसका ध्यान बटाया जा सके, लेकिन जी की माँ जेना उसे रोक लेती है और एंडी के साथ ठीक से व्यवहार न करने पर उसे डांटती है। यह बात जी को अंदर तक तोड़ देती है क्योंकि एक बार फिर उसकी माँ उसके दर्द को समझने में नाकाम रहती है। तभी यूरी फूलों के साथ जी से मिलने आता है। यह पहली बार होता है जब जेना यूरी को देखती है और वह उससे बहुत प्रभावित हो जाती है। वह यूरी को डाइनिंग एरिया में ले जाती है। जी खुद को संभालती है और तय करती है कि आज वह अपनी माँ को अपना मूड खराब नहीं करने देगी। उसी समय केफिर जी से मिलने पहुंच जाता है। जी उससे घर के बाहर मिलती है। केफिर उसे बताता है कि वह लंदन अपने रिश्तेदारों से मदद मांगने गया था ताकि वह अपने भाई करेन को उनके पिता से बचा सके और उसकी कस्टडी लेने से रोक सके, लेकिन कोई भी रिश्तेदार उसके पिता के खिलाफ जाने को तैयार नहीं हुआ। यह सुनकर जी को केफिर के लिए बहुत बुरा लगता है। तभी केफिर को घर के अंदर से यूरी की आवाज सुनाई देती है। जी उसे बताती है कि यूरी डिनर के लिए उसकी माँ से मिलने आया है। यह सुनते ही केफिर जी का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ घर के अंदर चला जाता है ताकि वह भी उसकी माँ से मिल सके। वह जेना की खूबसूरती की तारीफ करता है और अपनी बातों से उसे प्रभावित कर लेता है। जेना केफिर से खुश होकर उसे भी डिनर में शामिल होने का इन्विटेशन देती है, जिसे वह स्वीकार कर लेता है। आखिरकार जी केफिर और यूरी के बीच बैठ जाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी कंपटीशन शुरू हो जाता है और इस टकराव का केंद्र सिर्फ एक ही है। जी यूरी कहता है कि उसकी और जी की शादी में केफिर ग्रूम्समैन बनेगा क्योंकि वे दोस्त हैं। इस पर केफिर मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि यूरी उसकी शादी में ग्रूम्समैन बनेगा और जी को खुद यूरी ही शादी तक लेकर आएगा क्योंकि जी उसकी दुल्हन है। यह सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। तभी केफिर आखिरकार सच साफ साफ कह देता है, जी और वह सिर्फ दोस्त नहीं है, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, वे प्रेमी हैं। यूरी भी इस बात से सहमत हो जाता है। यह सुनते ही एंजेलो गुस्से से भर जाता है और जी से जवाब मांगता है, लेकिन इससे पहले कि जी कुछ कह पाए एंजेलो के पास अस्पताल से कॉल आ जाती है आइरिस को लेकर। एंजेलो, जेना, जेम्मा और एंडी तुरंत अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। घर में अब सिर्फ नानी, केफिर, जी और यूरी रह जाते हैं। नानी तीनों से कहती है कि वे अपने अपने रिश्ते साफ साफ बताएं। केफिर कहता है कि वह और जी एक दूसरे से प्यार करते हैं। यूरी कहता है कि क्योंकि उसकी और जी की अभी शादी नहीं हुई है वह केफिर को रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी वह जी से शादी करना चाहता है। नानी सब कुछ चुपचाप सुनती है और फिर जी को एक ही सलाह देती है, फैसला दिल से लेना और ज्यादा देर मत करना। जी पहले से ही अंदर से टूट चुकी होती है। इन सबके ऊपर वह यह भी नहीं समझ पा रही कि आइरिस को आखिर कैसी बीमारी है क्योंकि वह हर 2 दिन में अस्पताल में भर्ती हो रहा है। इन्हीं उलझे हुए ख्यालों के साथ जी अगले दिन स्कूल जाती है। सेक्शन ई अब भी 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। कैंपिंग वाले हादसे के बाद कोई किसी से बात नहीं कर रहा। जी उनसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन कोई उसकी सुनना ही नहीं चाहता। तभी डेविड जी को टेरेस पर ले जाता है और कहता है कि वह उससे कुछ बात करना चाहता है। वह पर्सी को कॉल पर जोड़ देता है। जी को पर्सी की आवाज भी सुनना अच्छा नहीं लगता। उसे नहीं पता कि पर्सी असल में है कौन और उसके पिता के साथ उसका क्या रिश्ता है। जी को लगता है कि पर्सी उसकी जिंदगी और ज्यादा उलझा रहा है। पर्सी जी से 2 दिन का वक्त मांगता है और वादा करता है कि 2 दिन बाद उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये कहकर वह कॉल काट देता है। जी डेविड से पूछती है कि उसका पर्सी से क्या रिश्ता है। डेविड बताता है कि उन दोनों के बीच एक सौदा हुआ है। डेविड स्कूल में जी की सुरक्षा करेगा और बदले में पर्सी डेविड की गर्लफ्रेंड का इलाज विदेश में करवाएगा। एक और सच्चाई सामने आकर जी को और ज्यादा परेशान कर देती है। उसे दिलासा देने की कोशिश में डेविड अचानक जी को किस कर लेता है। जी उसे जोर से धक्का देती है और डांटती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। केफिर सब कुछ देख चुका होता है। गुस्से से बेकाबू होकर केफिर डेविड को पीटने लगता है। जी किसी तरह बीच बचाव करके डेविड को वहां से भगा देती है और केफिर को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन केफिर जी पर ही आरोप लगाने लगता है। कभी वह यूरी को गले लगाती है तो कभी डेविड को किस करती है। वह उससे पूछता है कि वह आखिर चाहती क्या है और उस पर धोखा देने का इल्जाम लगाता है। जी समझाने की कोशिश करती है कि वह सिर्फ डेविड के जरिए पर्सी से बात कर रही थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन केफिर उसकी एक भी बात नहीं मानता। वह गुस्से में कहता है कि जी उससे दूर रहे वरना वह खुद को संभाल नहीं पाएगा और यह कहकर वहां से चला जाता है। जी फूट फूट कर रो पड़ती है। अगले दिन भी जी का दिल केफिर की चिंता में डूबा रहता है। वह अब भी उससे बात नहीं कर रहा होता है। यही वही दिन होता है जब जी को अपनी माँ से यह सच्चाई पता चलती है कि वह और आइरिस सगे भाई बहन है। आइरिस उससे कहता है कि भले ही वे भाई बहन है लेकिन उनके रिश्ते में कुछ नहीं बदलेगा, वह उसे अब भी एक अजनबी की तरह ही ट्रीट करेगा। जी भी दर्द छुपाते हुए कह देती है कि उसके लिए भी आइरिस अब सिर्फ एक कजन से ज्यादा कुछ नहीं है। इन सारी बातों को याद करते हुए जी रोती है लेकिन खुद को जबरदस्ती समझाती है कि सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। स्कूल जाते वक्त 2 बाइक सवार उसका पीछा करने लगते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं। इस अफरा तफरी में जी को चोट भी लग जाती है। आसपास के लोग उसकी मदद करते हैं लेकिन वह जिद करके स्कूल जाने का फैसला करती है। जब तक वह आगे बढ़ती है बाइक सवार वहां से गायब हो चुके होते हैं। चोटिल हालत में जब जी स्कूल पहुंचती है तो वह देखती है कि केफिर किट को बेरहमी से पीट रहा है और बाकी छात्र बस तमाशा देख रहे हैं। कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। जी दौड़कर बीच में जाती है और केफिर से गिड़गिड़ाकर रुकने को कहती है। वह उसे समझाती है कि किट ने कभी उसे किस करने की कोशिश की थी लेकिन वह सिर्फ मजाक था, कुछ भी नहीं हुआ। वह यह भी बताती है कि असल में मयो और किट एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन केफिर गुस्से में अंधा हो चुका होता है। वह क्लास के हर लड़के से पूछने लगता है कि क्या किसी को जी से प्यार है। डर के मारे कोई भी सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। यूरी उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन केफिर किसी की नहीं सुनता। वह जी पर आरोप लगाता है कि वह उसके जज्बातों के साथ खेल रही है और सेक्शन ई टूटने के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराता है। जी की हालत बिगड़ जाती है, वह लगभग बेहोश हो जाती है। एक स्टूडेंट उसे संभालता है लेकिन केफिर बेरहमी से कह देता है कि जी सहानुभूति पाने के लिए बेहोशी का नाटक कर रही है ताकि लड़के उसके पीछे भागें। वह कहता है कि सेक्शन ई उसकी वजह से बर्बाद हो रहा है। ये शब्द जी के दिल को चीर देते हैं। वह रोते हुए समझाने की कोशिश करती है कि सेक्शन ई के लड़के उसके सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन केफिर उसका हाथ पकड़
पकड़कर उसे घसीटते हुए सेक्शन ए ले जाता है और आयरिस से कहता है कि अब अपनी कजिन का ख्याल रखे क्योंकि वहीं उसकी जगह है। वह जी को नीचा दिखाते हुए कहता है कि वह भी उन्हीं जैसी घटिया है। आयरिस ठंडे स्वर में जवाब देता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी क्या करती है, कहाँ जाती है या किसके साथ रिश्ते में है। केफिर और आयरिस दोनों के ऐसे बेरहम शब्द जी को पूरी तरह तोड़ देते हैं। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। यूरी, डेविड और साई वहां मौजूद होते हैं, लेकिन आज कोई भी जी को सांत्वना नहीं दे पाता। जी चुपचाप वहां से चली जाती है और घर लौट आती है। अगले दिन साई, यूरी और मीका उसे मैसेज करके दिलासा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जी स्कूल न जाने का फैसला करती है। वह सोचती है कि वह केफिर को कभी कैसे समझा पाएगी। उसके शब्द किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा उसे चोट पहुंचा चुके होते हैं। वह एसएआई को मैसेज करके बता देती है कि वह आज स्कूल नहीं आएगी। तभी उसकी मां कमरे में आती है और कहती है कि वह जी को अपने नए स्टेप फादर एंडी के साथ बाहर ले जा रही है। यह सुनते ही जी तुरंत स्कूल के लिए निकल जाती है क्योंकि वह अपने स्टेप फादर के साथ समय बिताना नहीं चाहती। स्कूल में वह सेक्शन ई को कुछ प्लान करते हुए सुन लेती है। वह सीधे जाकर सामना करती है और केफिर से कहती है कि कल जो हुआ उसके बाद अब उसकी कोई भी बात उसे और चोट नहीं पहुंचा सकती। वह पहले ही उसे काफी तोड़ चुका है। तब केफिर आखिरकार उसे सच बता देता है। वह कहता है कि उसने जी का इस्तेमाल किया, वह उससे कभी प्यार नहीं करता था, वह बस आयरिस से बदला लेने के लिए प्यार का नाटक कर रहा था और अब जब उसका बदला पूरा हो चुका है तो उसके दिल में जी के लिए कोई भावना नहीं बची। वह यह भी कहता है कि सेक्शन ई के सभी लोग उसकी इस योजना के बारे में जानते थे। यह सुनते ही जी अंदर से बिखर जाती है। उसकी आंखों से आंसू थमते ही नहीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि केफिर उसे इस तरह तोड़ देगा, उसे बदले के लिए इस्तेमाल करेगा। जिस इंसान को उसने सबके खिलाफ जाकर चुना वह सब एक झूठ था। उसके दिखाए सपने, उनके साथ बिताए पल, उसके आंसू, क्या सब कुछ नकली था? सेक्शन ई के उसके दोस्त भी चुपचाप उसे इस्तेमाल होते देखते रहे, बिना उसके दर्द की परवाह की। टूटी हुई, रोती हुई जी अकेले वहां से चली जाती और इसी के साथ सीजन 2 यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि केफिर ने जी के साथ सही किया या नहीं। अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर इस ड्रामा का सीजन 3 आता है तो मैं उसे भी आपके लिए जरूर एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।